हम लोग केवल पेशेंट्स को ही नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ट्रीट करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. सो यू विल बी अमेज्ड टू नो सो मेनी सर्जन्स एंड सो मेनी डॉक्टर्स आर देयर हु आर टेकिंग ट्रीटमेंट विद अस. हम ये सारे को कोलैबोरेट करके एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं हमारे पेशेंट को कि उसको जिस भी चीज की जरूरत हो उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े और एक बेस्ट क्वालिटी का क्लिनिकल एक्सीलेंस के साथ में हमारे ही प्लेटफॉर्म पे उसको पूरा का पूरा निवारण मिले. इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं और जिस तरीके से इंडिया में हमारा साथ दे रहे हैं ऐसे बिल्कुल हाथ पकड़ के, दैट इज अनइमेजिनरी. राइट, इट इज वेरी वेरी नाइस ओवर हियर. दैट इज व्हाई स्टार्टअप्स इतना ग्रो कर पा रहे हैं. आफ्टर नरेंद्र मोदी सर हैज स्टार्टेड दिस ऑल मेक इन इंडिया, मेड इन भारत thing, after that only it has came into the picture of the startups. I want to see a day where none of the patient is getting a wrong treatment. None of the patient is actually dying because of the medical negligence. Right? None of the patient should suffer with pain because of not knowing what is the root cause of his pain. So I want to achieve that. मुझे वो achieve करना है. वो एक ऐसा सुनहरा समय होगा जबकि हर एक पेशेंट को अपने कंडीशन के बारे में पूरी नॉलेज होगी. Namaste everyone. Welcome to today's session. Today we have a very special guest with us, Apurva Srivastava ji, founder of a very special and revolutionary startup in the healthcare field, which is currently a pioneer in the entire world. So without wasting any more time, we'll start with the session. So Apurva ji, I want to start first of all कि आपकी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई. सबसे पहले फिजियोथेरेपी का अपना चेन्नई में क्या आपका एक्सपीरियंस था बैचलर्स डिग्री के दौरान, और फिर कैसे यूके में यू वेंट टू यूके टू डू योर एमएससी और वहाँ पे आपने क्या क्या सीखा. लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. श्योर जी. सो हाँ, तो मैंने अपना बैचलर्स चेन्नई से किया है एंड चेन्नई वाज दैट टाइम इट वाज द मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड बड़ा अच्छा पढ़ने का माहौल रहता है वहाँ पे एंड साउथ इंडियंस आर रियली वेरी वेरी गुड टीचर्स एज वेल. सो वहाँ का मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहा था. मैंने बहुत कुछ सीखा 4.5 साल के इस कोर्स में. एंड उसके बाद देन आई टुक अ ब्रेक फॉर सम फ्यू 2 years एंड देन आई फ्लू टू यूके फॉर माई पोस्ट ग्रेड्स. सो जो एमएससी था वो मेरा एडवांसिंग फिजियोथेरेपी में था. बट जो ये पूरा जर्नी रहा मेरा पढ़ाई का उसमें मैंने बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखा कि इंडिया में फिजियोथेरेपी कैसे हो रहा है और यूके में फिजियोथेरेपी को कैसे देखा जा रहा है, वहाँ पे क्या प्रैक्टिस किया जा रहा है. सो प्रैक्टिस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था और काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ें मुझे पता चली, मैंने सीखी, जो कि मैं मतलब आफ्टर आई फिनिश्ड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी यूके. आफ्टर दैट आई गॉट अ जॉब in London. I was working with St. Hilaire's Hospital there. And but क्योंकि मैं थोड़ा मेरा बैकग्राउंड थोड़ा भारतीय है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ और हिंदी पखवाड़े मनाए हैं. सो डेफिनेटली दैट वाज ऑलवेज कॉलिंग मी बैक. सो आई जस्ट थॉट कि ओवर हियर आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो भारतीय मूल के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका एक अलग ही वहाँ पे लाइक एक रुतबा है. जो ब्रिटिश भी आते हैं ना जब, तो वो बोलते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट इंडियन डॉक्टर के साथ में चाहिए. इंडिया मतलब यूएसए में भी यूके की बात कर रही हूँ मैंने यूके में ही पढ़ाई करी थी. अच्छा. तो जब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जब पेशेंट आता है तो वो बोलता है कि मुझे कौन से टाइम पे डॉक्टर मिल पाएगा. तो वो कहते हैं कि हाँ 4 o'clock पे मौजूद है. तो वो पूछता है स्पेशली क्या वो इंडियन है, तो वो बोलते नहीं ब्रिटिश डॉक्टर है. बोलते नहीं इंडियन डॉक्टर कब मिल पाएगा. So this is how we are treated outside. We have got great genetics. We have got great brains when it comes to medical science. Indians are very good doctors. So when I was there, I was just thinking कि यार यहाँ पे तो बढ़िया चल रहा है, हम लोग काफ़ी शाइन कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स को बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग, लेकिन हमारे जो इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं शायद उतनी अच्छी क्लिनिकल क्वालिटी नहीं मिल पा रही है उनको. यस, लैक कर रहा है. So then finally, I took a step which was quite drastic at that point of my career. Must have been difficult. Yes, it was difficult. Not for me, but for my mom, dad definitely. वो बोल रहे थे कि क्या ज़रूरत है, अभी तो पढ़ाई ख़त्म करिए, अभी तो जॉब लगी है, क्यों छोड़ना है. मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ पर भी कर लूँगी, आप चिंता मत करिए. And I came back
आई थॉट कि यहाँ पे इंडिया में जो रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है या करेक्ट प्रैक्टिस ना होने की वजह शायद ये है क्योंकि यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है। मैं बाहर गई, मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन कितने सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं इंडिया में जिनको पता ही नहीं होगा कि करेक्ट प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए। इसीलिए वो पुरानी पद्धति से, जैसे कि वो जो मशीन्स होती हैं, केवल उसके साथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो मुझे लगा उनको शायद पता नहीं है। सो देन आई केम बैक टू इंडिया and I joined as a pan India clinical trainer with Medwell Ventures. Okay. Right? So जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, so I used to travel to different cities. So एक वीक में मेरा 2 बार मैं ट्रेवल करती थी 2 डिफरेंट सिटीज में, 16 आवर्स के वर्कशॉप करती थी 2 जगह पे. So this was going on for more than 9 months. So at that time I was thinking कि whatever I am teaching is going to get implemented. बट आफ्टर सर्टेन टाइम 6 महीने तक तो मैं करती रही बिल्कुल जोश जोश में कि हाँ मैं सबको बता रही हूँ, एंड नाउ द थिंग्स विल बी करेक्ट. सो लेकिन वहाँ पे बहुत सारे एस्केलेशंस आते थे जो पेशेंट्स के साइड से आते थे. तो मैंने पूछा अपने मैनेजमेंट से कि मैं तो इतना अच्छे से ट्रेन कर रही हूँ, फिर भी ये करेक्ट ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका काम बस ट्रेनिंग का है, आप उस पर फोकस करिए, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं वो हम लोग देख लेंगे. सो देन आई थॉट कि नहीं यार, this is not going correct, this is not what I was thinking, so I left that job. This is, I believe, the second decision where your parents must have again asked कि ये क्यों कर रहे हो. Yeah, so नहीं, मैंने उनको बताया नहीं उस टाइम पे. मैंने अपने, क्योंकि मैं बैंगलोर में थी एंड मेरे मॉम डैड दे वर इन कानपुर, सो मैंने उनको बताया नहीं. बट मैंने वो डिसीजन ले लिया और मैं वो नौकरी छोड़ ली मैंने, और फिर मैं वहाँ से निकल गई. मैंने कहा अब मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पे जो मैं बोलूँगी वो इम्प्लीमेंट होगा और वो मुझे दिखना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. क्या होता था कि लोग होम फिजियोथेरेपी जो करते हैं, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को आपने भेज दिया, अब ना तो उस कंपनी को पता चल रहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे वो मरीज के साथ में क्या कर रहा है, और ना तो उनके मैनेजर को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है. So this is what that company was doing? Yes, they were doing home visits. Yeah. Okay. So वहाँ पे क्या होता था कि कभी अचानक से पता चला कि एक स्ट्रोक का पेशेंट है, उसके कंधे को ट्रीट कर रहे थे और अचानक से फ्रैक्चर हो गया. अब वो एस्केलेशन की तरह हमारे पास आता था और काफी दबाया जाता था उस बात को. डेफिनेटली बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन बात ये थी कि ये हो क्यों रहा है, ये मैल प्रैक्टिस क्यों हो रही है, क्यों हुआ, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ क्लिनिकल स्किल्स है, या लैक ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस है, और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करेक्ट ट्रीटमेंट है. ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे एक साथ. मैंने कहा मुझे ऐसी चीज चाहिए, मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना है जिसमें मैं सबको देख पाऊं. So you decided to start your own venture? Yes. Thereafter, or was there something else in between? No, nothing in between. Okay. I just jumped into कि नहीं, मुझे कुछ करना है और अपना कुछ करना है. फिर मैंने क्या कहते हैं, फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है क्या करना है. तो ये ऑनलाइन की जो शुरुआत थी, ये इससे काफी पहले हो चुकी थी. Okay. क्योंकि जब मैं यूके में थी तो मेरे कुछ पेशेंट्स थे इंडिया में जो कि मुझसे बहुत जुड़े हुए थे. सो दे वर लाइक कि हमें ट्रीटमेंट तो आपसे ही लेना है. So you were already treating them online? Yes. Yes. So initially they were calling me back to India. I was coming, traveling here, being there for 15 to 20 days and then going back. But after I got a job, it was not possible for me to take such kind of leaves. Definitely. Then I said ki so one of the patients, she just told me ki I have got this particular pain and you are going to come and you are going to fix it. I said, ma'am, it is not possible. Then finally she was reluctant. सो मैंने बोला ठीक है आओ स्काइप पे आओ. उस टाइम पे स्काइप का जमाना था. स्काइप पे आई और फिर मैंने उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया. उस तरीके से मैंने सिंगल हैंडेडली उस टाइम पे, उस कुछ 3 से 4 साल के दौरान मैंने कुछ 450 ट्रीटमेंट किए ऑलरेडी. 450 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया ऑल ओवर वर्ल्ड. कोई यूएस से होता था, कोई ऑस्ट्रेलिया से होता था, और ये सब वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा था. और बिकॉज मैं उसमें बहुत अच्छा कर पा रही थी, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि ये भी ऐसे कर सकते हैं. That was not taught to me. मैंने बुक्स में नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी उस चीज़ की. बट येस, दैट केम बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी टू मी. सो अगर हम एक लेमन टर्म्स में समझना चाहें तो एक पेशेंट को फिजियोथेरेपी की किस किस सिनारियोज में नीड होती है, मतलब कब जरूरत पड़ती है? हाँ जी. सो ये बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है आजकल. तो आप देख रहे हैं बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, लोग कंप्यूटर्स पे हैं. थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा. मैंने आपकी रिसर्च जब मैं कर रहा था तब भी पढ़ा था ये टर्म. What does that exactly mean, sedentary lifestyle? Sedentary lifestyle is हम लोग जो पहले सिटिंग बहुत कर रहे हैं, सिटिंग जॉब्स हो गए हैं, एक जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं. बच्चे आजकल बाहर जाने की जगह ज्यादा प्रेफर करते हैं कि गेम्स खेले, वो सेल फोन पे खेलते हैं, प्ले स्टेशन पे खेलते हैं. सो जो बाहर जाना था वो बहुत
कम हो गया है, चलना फिरना कम हो गया है, वे ऑफ लाइफ, स्क्रीन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से हमारी बॉडी का मूवमेंट कम हो गया है। उसके बाद इतना सारा टेक्नोलॉजी का अप्लायंसेज है आजकल, तो आप बोलोगे एलेक्सा प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, तो वो भी हो जाएगा, राइट। सो द टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है ह्यूमंस की कि हमारा जो रोजमर्रा का जो चलना फिरना था, जो स्टेप्स थे, वो भी कितने ज्यादा ड्रास्टिकली कम हो गए। करेक्ट। पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे पैदल चल के जाना पड़ेगा, अब तो सब जगह बाइक यूज करते हैं हम। एग्जैक्टली, बाइक यूज करते हैं, कार्स यूज करते हैं। तो आजकल वो जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो कंसिडरेबली, मतलब मैं कहूंगी कि 70 to 80% कम हो गई है। पहले अब घर में कपड़े धोने के लिए या घर में आपका कोई भी काम करने के लिए सारी चीजें बड़ी इजी हो गई है। We have a machine for everything. Yes, that is what. So जब मशीन्स होंगी तो फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो हो ही जाएगी। So उससे जुड़े हुए बहुत सारे, अच्छा बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनी ही फंक्शन करने के लिए, To move, to yes, walk to move, around, to yes, to physical do exercise. physical work, right? बॉडी बनाई इसीलिए गई है। अगर हम आप To उससे hunt, if we can put it in. डेफिनेटली दैट इज व्हाट, वो हमारे डीएनए में है। हम अगर उस डीएनए को हटा करके, हम डीएनए का जो असली काम है, जो उसका हाउ टू से फितरत है, राइट, ह्यूमन की फितरत है कि उसे काम करना है, वहां से अगर हटा देंगे टेंडेंसी से तो चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाएंगी। और अभी हमारे डीएनए में तो चेंज नहीं हुआ है डेफिनेटली, राइट। सो द थिंग इज कि जब हम बहुत ज्यादा बैठते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, टेक्नोलॉजी पे इतने सारे डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी तो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं या जो ऑर्गन्स हैं, मेटाबॉलिज्म है, ये सब कुछ इफेक्ट होता है। इससे ना ही आपके केवल मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, बल्कि फिजियोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, जैसे कि आप देखिए डायबिटीज, फैटी लिवर, राइट, these things are so prominent these days. In India. Hypertension, Especially. yes, definitely. India is diabetes capital, Correct. right? So this is, and fatty liver is the next one. I think it will be a great hero product again. So it will again come up because fatty liver is everywhere. Right now the noise is little bit less for sure. Yes, yes. Even I read a research recently that palm oil is also a very big contributor to that. That we Yes, are getting that definitely. palm oil because we are eating that processed food continuously. Yes, yes. We are eating processed food, packaged food. It is very That much is also a part of that lifestyle. डेफिनेटली, दैट इज द, बिकॉज हम कम जैसे अब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं क्या करते हैं, वो Binge रात को watching, बिंज binge करते हैं, राइट, Correct. तो वो चिप्स का पैकेट ही उनका साथी होता है, बट दैट इज रियली नॉट सो कूल। That is not correct. या So one thing, सबकी जर्नी अलग अलग होती होगी, but I want to understand from you, when you made these decisions, was it like a snap decision कि आपने एकदम से decide कर लिया, या इसमें आपने एकदम well thought था कि यही करना है, ऐसे ही करना है, पहले से ही, as you told us कि आप पहले से online classes ले रही थी, so you had some sort of a plan? You jumped into it, then you made a plan? No, yeah, so I jumped into it and then I made the plan. Okay. So when I jumped into it, I was thinking कि मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन मैं किसी को सिखा सकती हूँ। देखिए ऑनलाइन जो हम फिजियोथेरेपी करते हैं, आज एक्टिव फिजियोथेरेपी करते हैं, हमने अभी तक 15,000 से ज्यादा पेशेंट्स ऑलरेडी देख लिए हैं ग्लोबली, एंड दैट्स अ वेरी रिमार्केबल थिंग, राइट। सो जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी ऑनलाइन, तो मेरा बहुत ज्यादा इंटेंशन होता था कि पेशेंट के दर्द को ठीक करना है। जब आपका इंटेंशन होता है ना, तो मुझे लगता है वो चीज़ हो जाती है। तो मुझे लगता था कि इसको मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, इसको मैं रेप्लिकेट नहीं करवा सकती, बट ड्यूरिंग दैट ट्रेनर पीरियड मैंने सीखा कि ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे आप सिखा सकते हैं उनको। सो मैं शुरुआत में तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ चेन ऑफ क्लिनिक्स ओनली इनिशियली, बट उसके लिए मेरे पास फंड बिल्कुल भी नहीं था। सो आई वॉज थिंकिंग कि कैसे होगा, सो नहीं हो पा रहा था। देन आई थॉट कि नहीं, आई विल स्विच टू एन ऐप, एंड इट वॉज वेरी मच थॉटफुल। मतलब पहले दिन से ही हमें पता था कि हमें एक ऐप बनाना है और हमें उसके बाद उसी पे ट्रीटमेंट देना है। So we started with that. So you were funding it with your practice, like जो भी आप लोगों को डॉक्टर्स प्रैक्टिस तो मैं क्या ही कहूँ, प्रैक्टिस तो मैं क्या ही कहूँ। उन दिनों जब मैं पहली बार अपने टेक्निकल टीम से मिलने गई, तो मैंने उनको अपना आइडिया बताया। जब मुझे नहीं पता था कि ऐप में कितने पैसे लगते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि फंडिंग नाम की भी कोई चीज होती है। सो मैं गई, देयर वाज अ पेशेंट ऑलरेडी ऑफ माइन एंड ही बिकेम अ फ्रेंड। तो मैंने उनको ऑनलाइन ट्रीट किया था, जो कि अभी हमारे को फाउंडर भी हैं। सो क्या कहते हैं, द थिंग वाज कि मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐप बनवाना है। अच्छा, उन्होंने ही इज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, सो ही वाज ऑलरेडी हैविंग अ टीम व्हिच वाज एक्चुअली डूइंग सम सॉर्ट ऑफ ऐप वाला थिंग। तो मैं उनसे मिलने गई, ये बात है 16 अगस्त 2019 की, ठीक है।
मैं उनके पास गई और मैंने उन लोगों से बोला कि ये मेरा आइडिया है और मुझे ऐप बनवाना है. सो दे वर लाइक कि हाँ हम बना देंगे. दे वर वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी वेरी हैप्पी ऑल्सो. मैंने कहा ये तो सही जा रहा है. उसके बाद उन्होंने भी एक बड़ा सा बिल पकड़ा है मुझे कि 18 लाख रुपए हैं ये आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद हम आपका ऐप बना रहे हैं. तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि तुम ना कंपनी में थोड़ा पार्टनरशिप कर लो. मुझे इक्विटी का भी कोई ज्ञान नहीं था उस टाइम पे. मैंने कहा कुछ पार्टनरशिप कर लेते हैं, आप 25% कंपनी आपकी हो जाएगी, बाकी मेरी हो जाएगी, ऐसे करके कुछ करते हैं. बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी. उन्हें लगा ऐप बना के दे देंगे, पैसे ले लेंगे, बाकी मुझे क्या करना, बिजनेस में क्या चल रहा है एंड ऑल दैट. सो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें तो पैसा चाहिए. और तो मैंने कहा अच्छा ठीक है काम करना शुरू करो, पैसा देते हैं धीमे धीमे. बोलते नहीं काम करना तब शुरू करेंगे जब आप हमें 3 लाख रुपए ला के देंगी. अच्छा मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं घर से पैसे नहीं मांगती. मुझे बड़ा अजीब लगता है. ऊपर से उन्होंने मेरी एजुकेशन पे ऑलरेडी काफी खर्चा किया हुआ है मेरे मॉम डैड ने. सो आई वाज लाइक कि नहीं पैसे तो नहीं मांगने, क्या करना है. तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उनको बोला कि आप लोग R&D शुरू करिए, मैं 15 दिनों के अंदर आपके 3 लाख रुपए दूंगी आपको. एंड यू वोंट बिलीव आई वाज हैविंग सम 4,000 रुपीज इन माई बैंक अकाउंट एट दैट टाइम. सो मैंने कहा क्या करें. फिर मैंने 3 जॉब्स एक साथ शुरू करी थी. सो मैं एक जॉब मॉर्निंग में करती थी, एक जॉब मेरी दोपहर में होती थी और एक जॉब मेरी रात को होती थी. मतलब वो रात को 8 बजे से शुरू होती थी, सुबह 4 बजे तक चलती थी. सो मैं ये बैक टू बैक 3 जॉब्स करती थी. इसके साथ में इस बीच में जा करके 2-3 पेशेंट्स भी देख लेती थी जो मतलब होम विजिट्स होते हैं. So you were working full time. Oh my God, it was more than full time. It was almost like 22 hours a day. And but I'm very satisfied right now because you know अपने आप से करके कुछ बिल्ड करना ना बहुत एक हाउ टू से बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल देता है आपको, बहुत खुशी देता है. तो मुझे वो खुशी है कि मैंने उतना काम किया और मैं उतना काम कर पाई. आई मीन भगवान ने मुझे उतनी क्षमता दी कि मैं उतना काम कर पाऊँ. सो व्हाट वाज द इनिशियल आइडिया कि आप इंडिविजुअल एक अपने लिए ऐप बना रहे थे कि इनिशियल आइडिया वाज लाइक दैट कि मोर फिजियोथेरेपिस्ट विल कम? नो मैं अपने लिए ऐप नहीं बना रही थी. मुझे पता था कि मुझे टीम रखनी है. उतना इवॉल्व हो गई थी मैं कि मुझे तो नहीं करना है, अकेले नहीं हो सकता. और मुझे इट वाज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डे वन. आई मीन वी स्टार्टेड विद एवरीथिंग, वी वर नोइंग कि हमें ये करना है. उस दौरान फिर मैंने वो पैसे उनको दिए टेक टीम को. फिर उन्होंने 3 महीने के अंदर ऐप बना के दिया. तो जनवरी 2020 में हमारा ऐप जो है लाइव हो चुका था. हमने अपना पहला पेशेंट हमारे ऐप पे देखना शुरू किया था जनवरी 2020 में हमारे टीम के साथ में. सो देयर वर सम 15 पीपल ऑलरेडी ऑनबोर्डेड विद अस. या बट एक बड़े मजे की बात बताऊंगी कि जब मैं उन बच्चों को मतलब जो फिजियोस थे जो मैं अपनी टीम में रख रही थी, जब मैं उनको इंटरव्यू करती थी तो उन्हें लगता था कि मैं शायद कुछ ऑफलाइन टाइप कुछ खोल रही हूँ, वहां के लिए इंटरव्यू कर रही हूँ. अच्छा. और जब इंटरव्यू करती थी तो वो कहते थे हाँ हम करेंगे एंड ऑल दैट. और उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी वर्कशॉप्स अटेंड करी थी तो मुझे जानते थे, तो दे वर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ बिलीव ऑन मी. देन व्हेन आई सेड कि ऑनलाइन करना है, बोले कि ऐसा है ना मुझे तो नहीं आता अब मुझे नहीं पता आप क्या करवाने वाले हो. मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने आपको पहले भी सिखाया है और आगे भी सिखाऊंगी. एंड दैट इज हाउ वी प्रोसीडेड. तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जो 5 साल पहले जो बच्चे हमने ऑनबोर्ड किए थे वो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं और बहुत वेल पेड है एंड दे आर वेरी क्लिनिकली वेरी सेटिस्फाइड. जब आप पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक कर देते हो ना तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उससे पैसे से लेना देना नहीं होता. पैसा इज अ बाइट प्रोडक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस व्हेन यू आर इन अ मेडिकल फील्ड. सो पूरे तरीके से ठीक करने वाले पार्ट पे कम लेटर, आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट. उससे पहले लेट्स टॉक की रिजॉल्व 360 की क्या रही है 5 साल की जर्नी. व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन रिजॉल्व 360, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, how you have expanded it? Let's talk about that first. Sure. So Resolve 360 has grown up so much. I have evolved so much along with that as a founder and CEO of Resolve 360. I have understood how we have to, you know, like how much it is needed, how big is this problem actually. पहले तो मुझे बहुत सरफेस लेवल पे 5-6 लोगों का ही पता था ना कि इनके साथ में गड़बड़ हो रही है, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है. अभी तो आई कैन गो टू द रूट्स. आई नो एग्जैक्टली कि इंडिया में कितना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एक्चुअली जिसे हम सॉल्व करने निकले हैं. तो जब हम ये सॉल्व करना शुरू कर रहे थे तो हमने तो एक स्केल सोचा था कि हाँ ठीक है, एक मतलब मीडियम मॉडरेट स्केल पे इस कंपनी को चलाएंगे. लेकिन धीमे धीमे करके जैसे जैसे हमें ये प्रॉब्लम का साइज इतना बड़ा है कि उसके लिए मैं टेक्नोलॉजी को ब्रिंग इन करना पड़ा.
जो कि अभी हम उस पर काम कर रहे हैं और मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी, जो हमारा पेटेंट है और जो हमारा AR का पूरा जो एक टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है, सो डेफिनेटली मैं बात करूंगी। तो लेकिन ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, बहुत ही रिवॉर्डिंग रही है। यू वोंट बिलीव कि 2020 से लेकर के 2024 जनवरी तक की बात बता रही हूँ, हमने कभी कोई मार्केटिंग नहीं करी है। वी हैव नेवर डन एनी डिजिटल मार्केटिंग, इट इज ऑल वर्ड ऑफ माउथ। सो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर हमारा एक पेशेंट ठीक होता है तो वो कम से कम 10 पेशेंट लेके आता है, और वो भी बहुत खुशी से, बिकॉज उसे पता है कि वो किसी का दर्द सही करवाएगा। एक्चुअली इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग, जो कि अब आउटडेटेड हो गई। आउटडेटेड तो नहीं है, काम अभी भी वही करती है। इट वर्क्स एंड इट वर्क्स अमेजिंगली। मतलब अगर कोई वर्ड ऑफ माउथ आ रहा है तो हमें पता है कि ये कन्वर्टेड क्लाइंट है, ये अनकन्वर्टेड पेशेंट है, और उससे एक लेगेसी डेवलप होती है। वो लोग जब आपस में मिलते हैं तो पूछते हैं, अरे आपने रिजॉल्व का सेशन किया है क्या? बोलते हाँ मैं तो आज सुबह ही करके आया हूँ। आपका भी होने वाला है? बोलते हाँ मेरा शाम का है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी घर चली जाऊंगी। सो दे आर टॉकिंग लाइक दैट, सो वी फील सो प्राउड। एंड यू नो व्हेन अ पर्सन सेज कि अरे यार मतलब कल आपके यहाँ पे वो डॉक्टर नहीं होंगे क्या, तो आई विल मिस माई सेशन, और इफ आई एम गोइंग आउट एंड आई वोंट बी देयर एट द टाइम, मैं रिशेड्यूल कर सकती हूँ। हम कहते हैं नहीं रिशेड्यूल नहीं हो पाएगा मैम, सब कुछ प्री बुक्ड हो चुका है। सो देन दे आर लाइक कि यार मुझे सेशन मिस करना पड़ेगा। वो जो उनके अंदर वो एक होता है ना कि सेशन मिस करना पड़ेगा, वो एक उनके अंदर दुख होता है, एक अफसोस होता है। वो देख के बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वी आर डूइंग रियली समथिंग गुड, वी हैव चेंज्ड लाइव्स। आई विल टेल यू फ्यू ऑफ द स्टोरीज. I will tell you about we have talked a lot about pain and physiotherapy. We are masters in vision rehabilitation as well. I was coming to that actually. That was my next question. I'll come to it and we can extend on it. Yes. I came across a line आपके जब मैं रिसर्च कर रहा था कि the company's services extend beyond traditional physiotherapy, encompassing mental health, medical nutrition therapy, speech therapy, occupational therapy and vision rehabilitation. इन सब टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डेफिनेटली सी देखिए, जैसे कि हमारे पुराने पुराणों में भी लिखा हुआ है, आप जब योगा के बारे में पढ़ते हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज अ ओवरऑल थिंग कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे सांस ले रहे हो, आप कितना पानी पी रहे हो, यू नो हर एक चीज जो आप दिन भर में कर रहे हो, आप कैसे सो रहे हो, किस टाइम पे सो रहे हो, ठीक है, किस पोज में सो रहे हो, वो भी। तो दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच, 360 डिग्री। यस, इट इज कॉल्ड 360 डिग्री। सो जो 360 डिग्री है वो हमने रिजॉल्व में ऐसे ही ऐड नहीं किया, हम वो करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रोक का पेशेंट है और वो एक छोटे से गांव में रहता है, ठीक है, अभी उसको स्ट्रोक का जब अटैक आया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक केवल बड़े बड़े शहरों में ही हो रहा है, स्ट्रोक छोटे शहरों में गांवों में भी लोगों को हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे उस परिस्थिति को जूझ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो उस पर्टिकुलर पेशेंट को ना ही केवल न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, बल्कि उसको स्पीच थेरेपी की भी जरूरत है। क्योंकि आपने सुना होगा जब पैरालाइज हो जाता है एक अंग आपका, स्ट्रोक में क्या होता है, हेमीप्लीजिया हो जाता है, तो आपका बॉडी का आधा पार्ट काम नहीं करता, इंक्लूडिंग योर टंग, सो यू आर नॉट एबल टू स्पीक। ओके, if you are working, if you are maybe if you are a teacher, then you will not be able to write on the blackboard. आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जब खत्म हो जाती है तो कौन लोग रोल में आते हैं, वो है फिजियोथेरेपिस्ट, फिर उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट, जो कि उनकी स्पीच को वापस लाते हैं। So this is a extension of physiotherapy only, right? Speech therapy या ये कोई अलग? They are different fields. They are different fields, but we have collaborated because we have to like get the complete clinical outcome for the patient. And what is neurophysiotherapy and normal physiotherapy? न्यूरोफिजियोथेरेपी जब नर्व से रिलेटेड कोई भी इशू होता है और उसमें जब फिजियोथेरेपी दी जाती है तो उसे न्यूरोफिजियोथेरेपी कहते हैं। जैसे कि मैं एक न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने जो मेरी पढ़ाई करी है वो एडवांस्ड न्यूरोफिजियोथेरेपी में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, आई थिंक। हाँ जी, वो एडवांसिंग फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइज्ड इन न्यूरो थी। तो न्यूरो के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि जितनी भी नर्व रिलेटेड इश्यूज है, जैसे स्पाइन का कोई भी आपका इशू आया, ब्रेन से रिलेटेड इशू आया, तो जब स्ट्रोक हम बात करते हैं तो स्ट्रोक एक न्यूरो इशू है, क्योंकि वहां पे आपके न्यूरल पाथवेज इफेक्टेड हो गए, आपके ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट जहां पे कुछ समय के लिए ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी, उसके फंक्शंस डिमिनिश होने की वजह से वो पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पे आपको पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। वो पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ है क्योंकि वो ब्रेन का पार्ट कुछ टाइम के लिए उस पे ब्लड सप्लाई पहुंचना बंद हो गया था।
ठीक. right? So this is So neurophysiotherapy. you're employing other experts as well apart from physiotherapist on your platform. I see No, that. so physiotherapy has got many fields. अच्छा. Like neuro का अलग होता है, ऑर्थो का अलग होता है, स्पीच थेरेपी अलग है. हाँ, स्पीच थेरेपी अलग है. यस. तो हम लोग हमारे पूरे के पूरे जो प्लेटफॉर्म पे डे 1 से ही हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट हैं, डे 1 से हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डे 1 से हमारे पास में मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट है. मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट ये वो न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो कि आपकी रिकवरी को, किसी आपको कोई डिजीज हो गई, कोई डिसऑर्डर हो गया, उसको कैसे फास्टन करना है रिकवरी को, उसके लिए क्या खाना चाहिए, अच्छा. उस बारे में बताते हैं. ये पतला करने के लिए जो एक भ्रांति बनी हुई ना कि न्यूट्रिशनिस्ट है वो तो आपको फैट लॉस जर्नी के लिए हेल्प करेगी. नहीं, डाइटिशियंस केवल फैट लॉस जर्नी के लिए नहीं होते हैं. वहां पे मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट होते हैं जो कि आपके रिकवरी को फास्ट करते हैं, आपके डिजीज कंडीशन या डिसऑर्डर को बेटर और रिवर्सल की स्टेज में लाने की कोशिश करते हैं. Then occupational therapy and vision ऑक्यूपेशनल थेरेपी rehabilitation. या ऑक्यूपेशनल थेरेपी समथिंग, जैसे मैंने बोला कि एक टीचर है, उसका मान लीजिए रिस्ट फ्रैक्चर हो गया, हमने उसको रिहेबिलिटेट किया फिजियोथेरेपी के जरिए, मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में. अब क्या है, अब उसको, लेकिन अभी भी वो चौक पकड़ के उसे लिखना सीखना है या उसको वो करना है, तो वो जो थेरेपिस्ट होते हैं उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोला जाता है कि वो आपके ऑक्यूपेशन में जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको रिवाइव करने के लिए मदद करते हैं. Okay. तो वो एक अलग सेक्टर है, जैसे कि स्पीच थेरेपी एक अलग सेक्टर है डेफिनेटली. तो हम ये सारे को कोलैबोरेट करके एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं हमारे पेशेंट को कि उसको जिस भी चीज की जरूरत हो उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े और एक बेस्ट क्वालिटी का क्लिनिकल एक्सीलेंस के साथ में हमारे ही प्लेटफॉर्म पे उसको पूरा का पूरा निवारण मिले. What is vision rehabilitation? I think. विजन रिहेबिलिटेशन. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस चाइल्ड एक्चुअली. सो मैं एक केस के बारे में बताती हूँ. विजन रिहेबिलिटेशन क्या होता है कि कभी हमारी आंखें बहुत बहुत जरूरी हैं और बहुत डेलिकेट भी हैं और बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है कि किसी भी ट्रॉमा के लिए. अदर देन अदर ऑर्गन्स ना, अदर ऑर्गन तो आपका ब्रेन आपके अंदर है, राइट, लंग्स आपके अंदर है, हाँ, लेकिन आंखें ऐसी है जो बाहर है. माउथ भी आपका बंद हो जाता है, ठीक है, आंखें आपकी खुली होती है. यस, वेरी थिन, वेरी थिन. यस. सो व्हाट हैपेंस इज, जब हमारी आंखों के से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो मोस्टली हम सर्जरी करवा लेते हैं. फिर भी हमने देखा है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारा परसेंटेज है, अभी मुझे डेटा तो एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन एक काफी बड़ा परसेंटेज है जिनको कि विजन में इश्यूज हैं और वो किसी तरीके से काम चला रहे हैं. ओके, ठीक है. तो अभी मैं जो केस के बारे में आपको बता रही थी, इसमें क्या हुआ था, 2021 की दिवाली पे क्या हुआ था कि एक बच्चा था, उसने एक बॉम्ब फोड़ा. दिवाली भी पास में आ रही है, वेल, सो उसने एक बॉम्ब फोड़ा और उसके हाथ पे फट गया गलती से वो. और उसका हाथ ऐसे था तो उसकी आईज बिल्कुल जल गई. अभी क्या हुआ कि उसका जो आईसाइट था, एक आंख में वो 80% विजन लॉस पे चला गया और दूसरी आंख पे 97% विजन लॉस पे चला गया. अब उसके बाद क्योंकि हम लोग केवल पेशेंट्स को ही नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ट्रीट करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. सो यू विल बी अमेज्ड टू नो सो मेनी सर्जन्स एंड सो मेनी डॉक्टर्स आर देयर हु आर टेकिंग ट्रीटमेंट विद अस. सो उनमें से एक डॉक्टर थे जो हमारे साथ में, यस डेफिनेटली दे आर, एंड दे आर सो मच स्ट्रेस्ड आउट. उनके स्पाइन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, स्पेशली सर्जन्स. तो आई सर्जन्स बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आई सर्जन में क्या होता है, सर्जरी में आपको पेशेंट यहाँ पे होता है, यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू इट लाइक दिस. Okay, so when you are bending your spine a lot, then there is a chance of issues over there. Okay. So there was an eye surgeon who was there on our platform. So उन्होंने हमें बोला कि आप ना इस बच्चे से ना थोड़ा सा, उन्हें लगा कि हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दें उस बच्चे को, क्योंकि वो चाहते थे कि 3 महीने बाद उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कॉर्निया पूरा डैमेज हो गया है. Okay. एंड देन दैट केस केम टू अस. तो उन्होंने मुझे ही कॉल किया था डायरेक्टली, बिकॉज डॉक्टर से तो मैं स्पेशली खुद से बहुत सारी बातें करती रहती हूँ. तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं देखती हूँ, मैं खुद पर्सनली देखती हूँ उस केस को. वी स्टार्टेड ट्रीटिंग दैट किड. ही वॉज जस्ट 10 years old एंड यू नो ही वॉज वेरी गुड एट पेंटिंग एंड स्केचिंग. उसका इंस्टा पे एक अकाउंट था जिसमें उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे. सो उसके मॉम डैड को लगा अगर इसकी आंखें चली गई तो इसकी तो करियर खराब हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. सो देन आफ्टर दैट जो वो बच्चा था, फिर हमने ट्रीटमेंट करना शुरू किया. सो वी गॉट टू नो कि उसकी आंखों की रोशनी गई क्यों है. उसकी वही रूट कॉज पे जाने वाली बात है. उसकी आंखों की रोशनी इसलिए चली गई थी बिकॉज जब वो धमाका हुआ ना पटाखे का, तो उसकी जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं आईज के अंदर, जो कि हमारे लेंस को
हाउ टू से लेंस को फोकल लेंथ पे जाने के लिए करेक्ट करती हैं या मदद करती हैं हमारे रेटिना को और कॉर्निया मैनेज करती हैं, मैनेज कर सकती हैं, हाँ मैनेज करती हैं और उसको वो पकड़ के रखती हैं। वो जो मसल थी वो शॉक में चली गई थी, उनके शॉक में जाने की वजह से ही वो बच्चे की विजन लॉस हो गई थी। तो हमने कहा कि ठीक है हम लोग इस पे काम करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 10 days उसको ब्लड दिखना चालू हो गया था। ओके, एंड विद इन 1 month वो कंप्लीटली देख पा रहा था। So that He never went for a surgery and the doctor was so happy. The doctor was like, oh my god, and he used to share me the, उसके आंखों के पूरे जो रिपोर्ट्स थे वो शेयर कर रहे थे कि आफ्टर 10 days युवराज का स्कैन भेज रहा हूँ मैं आपको। तो वो देखते थे, वो कहते थे इसका पूरा पर्दा खुलता कैसे जा रहा है। सो वो बात वही थी कि उसकी जो मसल्स जो शॉक में चली गई थी, हमने उसे एक्टिवेट किया, वो मसल्स से अपना काम करना शुरू किया और उसकी आंखें बेहतर हो गई। एंड ही नेवर वेंट फॉर अ सर्जरी टिल नाउ। Do I want to deep dive into it, but I will not because then I will deviate from the topic. Sure. हाँ जी. So next I want to ask कि आपने उनको जो जिन्होंने ऐप बनाई थी, he joined you as a co-founder, right? Yeah. Then I have seen, I don't think आपने कहीं और से फंडिंग ली है, एक स्टार्टअप इंडिया आपने मेंशन करा हुआ है अपने उस पे, एंड देन देयर इज अ नेक्सस इंक्यूबेटर जो कि यूएस एम्बेसी में है। यस यस। सो उससे एक क्वेश्चन और आता है, बट आई विल कम टू दैट लेटर। हाउ डिड दिस हैपन? हाउ डिड यू अप्रोच स्टार्टअप इंडिया एंड देन द नेक्सस इंक्यूबेटर? Yeah, so firstly we got in touch with Nexus Incubator. Okay. Basically, so we were, like in 2021 I think we were filling so many forms जहाँ पे incubation होता है। तो इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं और जिस तरीके से इंडिया में हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसे बिल्कुल हाथ पकड़ के, दैट इज अनइमेजिनरी। Okay. राइट, इट इज वेरी वेरी नाइस ओवर हियर। दैट इज व्हाई स्टार्टअप्स इतना ग्रो कर पा रहे हैं। सो वेल, तो I believe this is a recent development इंडिया में जो policy changes I think so, yeah. I think Make in India, after Startup India. Narendra Modi sir has started, this all Make in India, Made in Bharat thing. After that only it has came into the picture of the startups. So that has, helped tremendously to us. This is one of the success story from that ecosystem, I guess. Definitely. So we filled some forms of some incubators in India. So Nexus was one of them. We got selected there. And not only we got selected, we participated in the incubation program and we won the first prize from there. Okay. So then that time it was that was a very very big validation for us, because they understood the problem statement and they understood that yes, this particular startup has got a vision which really wants to solve this problem. And moving in the right direction. Yes, moving in a right direction, having the correct approach. That is very very important. So we did that, and yeah, so we won there. So that was the first grant. So it is called grant because there was no equity taken. Okay. So it was a complete, grant from US embassies to us, and which was in 2021 December. So that was a breakthrough. Where this is common, like they do give money to Indian startups, or like? Yes. This is a common practice. So they run at least 4 cohorts in a year, and वो चारों cohorts में कम से कम 20 स्टार्टअप्स होते हैं। उनमें से एक स्टार्टअप को वो फिर यहाँ पे बुलाते हैं यूएस एम्बेसी में और काफ़ी अच्छे से उनका उनको सारी चीज़ें सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं और ग्रांट भी देते हैं। सो या, सो दे डू इट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस, बट अगेन it cannot happen without the government support. Correct. Somewhere the government is supporting them and this is amazing. उसके बाद स्टार्टअप इंडिया का सीड फंड जो था वो हमें मिला, उसके बाद मिला है। तो इस सीड फंड में कुछ इक्विटी होती है कि ये भी एकदम उसी तरीके से ग्रांट की तरह होती है? ये सीड फंड एक्चुअली इक्विटी लेस होता है। अच्छा। बट अगर आपको किसी के थ्रू मिलता है, सो जैसे हमें ये इंडियन एक्सेलरेटर के थ्रू मिला है, जो कि गुड़गांव में जिनका ऑफिस है, दे आर ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल, दे आर ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग द startup ecosystem a lot. So they are also they are doing the things in collaboration with Startup India only. So उन्होंने फिर वहाँ से लिया था, तो हमने एक CCD राउंड उठाया है उनके साथ में, बट yes, that is also very less, बहुत कम इक्विटी देनी पड़ी है और बहुत अच्छा वहाँ से ग्रांट मिला। और मुझे लगता है कि वहाँ से जो हमें फंड मिला है स्टार्टअप इंडिया से, वो मोर देन मनी, इट इज मोटिवेशन. It is validation as it is validation as well. That is very very important. I understand. That's great. How is your technology unique? I want to understand that. मतलब
आई थिंक अलग अलग स्टार्टअप्स और भी इस तरीके के हैं, नॉट इन फिजियोथेरेपी, आई नो दैट वेरी वेल, बट फिजिशियन से कंसल्टेशन के लिए, आई थिंक डेंटिस्ट से कंसल्टेशन के लिए, जो डायरेक्टली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड फिजियोथेरेपी आपका स्टार्टअप एकदम अलग कैटेगरी में है, तो हाउ इज इट यूनिक फ्रॉम द अदर स्टार्टअप्स दैट आर हैपनिंग इन दिस फील्ड? So you are talking about in medical field. आई थिंक प्रेक्टो एक उस तरह Okay, का, yeah, उस yeah. मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस? So if you talk about Practo or if you talk about you know, टूथसी एक करके आया, yeah, different. So they are mostly the aggregator models. First thing, पहला डिफरेंस ये है कि वो एग्रीगेटर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि एक पूरा नेटवर्क बना लेते हैं बहुत सारे डेंटिस्ट का या बहुत सारे फिजिशियंस का, और वो उनको जो भी पैसे मिलते हैं उनको उसमें से कुछ परसेंटेज देते हैं। सो दे आर नॉट, या सो दे आर जस्ट अ क्लाउड बेस्ड सर्विस, यू कैन से that they are just connecting the two dots, List the yourself patient and then connect with yes, the customer. exactly, yeah. But we are not doing that. We are completely different. We are having a vision of giving the correct clinical treatment. See, देखिए ट्रीटमेंट तो बहुत लोग देते हैं, करेक्ट ट्रीटमेंट की बहुत How इंपॉर्टेंट can you mold according to the customer, patient? yes, definitely, that is one thing. और अप्रोच भी सही होना चाहिए। Correct. अब जैसे आपके घर के बगल में भी फिजियोथेरेपी मिल रहा है ना, आप बोलोगे मैं वहां चला जाऊंगा, 10 कदम पे चल के ही तो जाना है, वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी मेरी। लेकिन वहां पे जाके आपको ट्रीटमेंट क्या मिल रहा है? आपको वो इलेक्ट्रोथेरेपी डिवाइसेस से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो मशीन्स आर नॉट गोइंग टू ट्रीट द रूट कॉज, दे आर जस्ट लाइक पेन किलर्स, ओके। एंड आफ्टर सम टाइम वो दर्द भी वापस आ जाता है, फिर आप दोबारा से भागते हो उसी 10 कदम दूर जा करके। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? और दूसरी बात है, जब हम पेन को स्नूज पे डाल देते हैं, तो मैं पेन के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी कि पेन हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। करेक्ट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बड़ा लेमैन टर्म्स में बताऊंगी कि अगर मान लीजिए अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और यहाँ पे एक ब्लेड रखा हो और मेरा हाथ उस पर कटता चला जाए और मैं उधर पे ना देखूं, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, तो क्या मुझे पता चलेगा वहां पे क्या क्या होगा? मेरा ब्लड लॉस होता चला जाएगा, मेरे टिश्यूज कटते चले जाएंगे और हो सकता है मेरा पूरा हाथ कट जाएगा। इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। यस, अगर तो जैसे पेन हमें डिफेंस मैकेनिज्म की तरह मिला है ह्यूमन बॉडी में, बहुत बहुत कमाल की चीज है कि जहां पे दर्द होता है स्पेसिफिकली वहीं पे ही प्रॉब्लम होती है। ऐसा तो नहीं कि आपका अगर यहाँ पे चोट लगेगी तो पैरों में दर्द होगा, नहीं, बड़ा फोकस्ड और बड़ा करेक्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमें मिला है। तो ये हमारा दोस्त है और हम इसे इग्नोर करते हैं और या तो पेन किलर खा के स्नूज पे डाल देते हैं कि स्नूज पे जाओ, अलार्म बजता रहे। और अगर मान लीजिए मुझे ऑफिस जाना है और मेरा अलार्म बज रहा है और मुझे बता रहा है कि 7 बज गए तैयार हो जाओ, और मैं कहूँ नहीं मैं तो अलार्म को स्नूज पे डालती चली हूँ 10-10 मिनट के लिए, क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी। And I have some sorry to intervene, but I have some doctors in my family, they always keep saying कि SOS पे ही लेना पेन किलर, जब एकदम अनबेरेबल हो जाए तो लेना, डोंट मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट। एंड रिसेंटली आई वाज रीडिंग द रिसर्च इन यूएसए, जो पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, आई थिंक ओपियोइड्स इतना खाने लग गए थे लोग वहाँ पे 2001-2002 में, उन्होंने उसे एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया था ओपियोइड ड्रग एडिक्शन का। सो आई थिंक दिस इज ऑलरेडी कमिंग आउट कि ये पेन किलर वाला जो हमारा तरीका है, दिस इज अ फेल्ड वे, दिस इज नॉट अ राइट वे, राइट? यस, सी एसओएस लेना है वो अच्छी बात है कि वो बता रहे हैं, लेकिन क्या वो ये बता रहे हैं कि अगर वो नहीं लेना है तो क्या करना है? करेक्ट। हमें ये पता करना है कि उसका फाइनल इलाज क्या है। ठीक है, we have you for that. डेफिनेटली। सो यू हैव टू गो डीप डाइव इनटू द रूट कॉज। पहले तो आप रूट कॉज एनालिसिस करें कि आपका दर्द हो क्यों रहा है। उसके बाद उस रूट कॉज के, अब जैसे मान लीजिए किसी कोई डिस्क बल्ज का पेशेंट है, आजकल डिस्क बल्ज बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज पीपल आर सिटिंग एंड डूइंग देयर वर्क। प्लीज एक्सप्लेन द डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज इज स्पाइन के, आपका जो स्पाइनल कॉलम है उसको वर्टिब्रास के एक स्पाइनल स्ट्रक्चर से कवर किया जाता है, राइट? यस, प्रोटेक्टेड होता है। तो अभी क्या होता है, जो 2 वर्टिब्रास होते हैं वो एक के ऊपर एक, हाँ, एक के ऊपर एक जमे हुए होते हैं, उनके बीच में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो वो जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं जो स्पाइन को पकड़ के रखती हैं वो वीक हो जाती हैं। उनके वीक होने की वजह से ये इस पे से इसकी पकड़ छूट जाती है, तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल आता है। जब वो बाहर निकलता आता है तो जो आपके आसपास वहां पे जो पूरा नर्व्स का जाल बिछा हुआ है उसको जाके टच करने लगता है, इम्पिंज करने लगता है और आपको एक रेडिएटिंग पेन देता है आपके पूरे पैरों में, आपके हाथों में। आपस में घिसने लगती हैं, आई थिंक इन अ वे। इट्स नॉट घिसने लगती है, वो जो निकल के आया ना आपका डिस्क बाहर, वो जाकर के टच कर रहा है। नर्व बहुत हाइपर सेंसिटिव हिस्सा है, हाँ, नर्व बहुत हाइपर सेंसिटिव चीज है।
उसके दो पार्ट्स होते हैं, सेंसरी और मोटर। तो शुरुआत में तो ये केवल दर्द करता है, उसके बाद ये पैरासिस की तरफ ले जाता है। पैरासिस में होता है एक्सट्रीम मसल वीकनेस, मतलब आपको एक पैर उठा के रखने में, एक स्टेप रखने में आपको लगेगा हे भगवान मेरा पैर क्या 100 किलो का है। ओके, बिकॉज वो वीकनेस आ जाएगी। नर्व्स हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं, वो हमारे मसल को फंक्शन करने के लिए सिग्नल देती हैं। अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो सिग्नल आना बंद हो जाएगा, मसल काम करना बंद कर देगी, राइट? तो जो इम्पिंजमेंट है वो बड़ा खतरनाक है और आजकल तो इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। आई थिंक 1 in 5 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस एंड द कमिंग डेकेड। Their spines are bent as well. I have read somewhere. Yeah, mostly सबका यहाँ से बैक में भी Yes, वो हो रखा yes, होता है. yes. That's very prevalent. काइफोटिक you are talking about, yes. हाँ, So वो कर्व जो नेचुरल कर्व है उससे गड़बड़ हो जा रहा है। उसका रीजन है क्योंकि स्पाइन हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो कि जब हम इवॉल्व हो रहे थे, जब हम क्वाड्रुपेड उसमें, मतलब जैसे कि हम 4 पैरों पर जब चल रहे थे, ठीक है, तब हमारी स्पाइन बिल्कुल सुरक्षित थी क्योंकि एलिमिनेटेड ग्रेविटी की पोजीशन पे काम कर रही थी। जब हम ऐसे चले गए ना तो बेचारी स्पाइन थोड़ी कमजोर रह गई। Like it's already overloaded and with Yes. this Yeah, we are overloading it much more and we are जो उसके एसोसिएट्स हैं, जैसे आपकी कोर मसल्स है, आपकी स्पाइनल मसल्स है, उसका हमने काम बिल्कुल बंद कर दिया है। Right. उस पे कोई स्ट्रेस नहीं है, उसकी कोई स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही है। So what will happen Back finally? pain is the most common thing Back in pain, current generation. बैक पेन, नेक पेन इतना ज्यादा बढ़ गया और ये अनअवॉइडेबल होता है। आप काम पे फोकस ही नहीं कर पाते, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा कम हो जाती है। So I we have suffer to, from that myself. yes, definitely. So these are some things which we have to actually take care of. Correct. So how big is your technology team right now? मतलब how many people are working on it and So Resolve has grown from a scarcity point of view. I would say कि हमारे पास हमेशा से शुरुआत से बहुत सारे पैसे कभी नहीं थे। हमने आज तक कैश बर्न नहीं किया है। We are a profitable company. bootstrap We are bootstrapped profitable company, right? So the thing is कि हमारा utilization maximum होता है और टीम हमारी कम होती है। ओके, और हमारी टीम ही वो उतनी ही छोटी टीम ही बहुत अच्छा काम करके दिखाती है। तो हमारी अभी टेक्नोलॉजी टीम में ज्यादा नहीं, 7 to 8 लोग ही हैं, लेकिन दे आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली एंड यस डेफिनेटली दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। नॉट ओनली, अभी आप बिलीव नहीं करोगे कि आप जो ट्रैक्टो की बात बता रहे थे, जो बाकी एप्स के बारे में बता रहे थे, कि ये सारे एप्स जो हैं इनके पास में, आपको मैं फिजियोथेरेपी के फील्ड में भी कुछ एप्स आई हुई हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो ऑनलाइन फिजियोथेरेपी भी दे रहे हैं। आफ्टर कोविड दे हैव स्टार्टेड बिकॉज यू नो दे सॉ द पोटेंशियल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। उनके पास भी आज की डेट में एक फुल फ्लेज्ड ऐप नहीं है जिसमें पेशेंट जर्नी पूरी की पूरी ट्रैक हो पाए। हमारा पेशेंट, जब पेशेंट आता है, अपना अपॉइंटमेंट बुक करता है, हमारे ऐप के अंदर ही उसका सेशन होता है, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी सारे लोग जूम, जीमीट, ये सारी बाहर की चीजें यूज कर रहे हैं। हमारा ऐप एक ऐसा प्रोटेक्टिव इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है पेशेंट को, जहां पे उसकी सारी चीजें प्राइवेट रखी जाती हैं। all the functionalities are within the app itself. So this is one of the very big differential unique factor. thing about Yes. I can agree with that because मैंने भी Practo वगैरह पे एक ही बार यूज करा, but mostly they are outside the platform Yes. as far as I know. And what about the doctors? How many doctors do you have currently? So right now we are having a team of more than 45 therapists. Okay. Yeah, who are full time actually. But we are having if you say about part time, we are having more than 190 plus. 190 plus. And Yes. I heard most of them are women. Is that true? Yes, yes. Yeah, so 95% of them are women. Oh, great. Yeah. That's very. Why? How come? The reason is because जो आपने देखा होगा फिजियोज जो कि लड़के होते हैं, यूजुअली वो काफी क्लिनिक्स, 2-3 क्लिनिक भी खोल लेते हैं और बहुत सारे होम विजिट्स भी कर रहे होते हैं। लेकिन Right. इंडिया में विमेन की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है लड़कों से, Agree. जहाँ पे उनको केवल पैसे कमाने के आप लिए नहीं, डिफिकल्ट कह सकते हैं, difficult नहीं मैं डिफरेंट बोलूंगी बिकॉज मुझे नहीं लगता विमेन के लिए कुछ भी डिफिकल्ट होता है। नहीं, बट बनाई जाती है। या डेफिनेटली। सो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां जो कि फिजियोथेरेपिस्ट होती है, वेल क्वालिफाइड है, अच्छा काम कर सकती हैं, वो लोग उन लोगों को कहीं ना कहीं बाउंडेशन होता है कि आपको इतने टाइम के लिए काम करना है, या आपकी ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, तो घर से बाहर स्टेप आउट करके एक एक पेशेंट के घर में नहीं जाना चाहते, और वो चाहते भी नहीं कि हमारे घर की बहू बेटी स्टेप आउट करे और हर घर में जाकर के ऐसे सर्विस करे। सो उनको पसंद नहीं आता है लोगों को। सो उस केस में हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उनको एक सिक्योर्ड
आपके घर पे बैठ करके आपके फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करने के लिए उनको वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ में उनकी जो क्लिनिकल थर्स्ट कहूंगी या राइट वो उसको पूरा करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिजियोथेरेपिस्ट कभी नहीं चाहेगा कि वो एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का बिजनेस या जॉब करे, क्योंकि उसने तो कुछ और पढ़ा था, कुछ और सीखा था। Oath to serve the yes people. yes they want to serve the people. Definitely they want to serve the people, they want to see the patients, so we provide that to them, we provide that kind of environment to them. So definitely we are having more than 95% women on our platform. Yeah, good to hear that. So are you looking at patients outside India as well? Is it only India? Yes, we are having patients from outside India, because see our platform is not having any kind of barriers, location barrier, right? We can go through the globe, and yes, we are serving, like many Indians are there who are taking the treatment with us, because बाहर क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर लोड बहुत ज्यादा है। अगर आप सिटीजन भी हो ना, तो आपको अगर मान लीजिए आज आपको एंकल में स्प्रेन आया है और आपको 1 महीने बाद का वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगा। अच्छा, बिकॉज वहाँ पे वो सेटिंग ऐसी रहती है जो गवर्नमेंट उनके रहते हैं। हाँ, क्योंकि उनके मोस्टली गवर्नमेंट वाले ही रहते हैं। अच्छा, सो दे आल्सो हैव दैट गैप कि एकदम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। यस तो कभी कभार पेशेंट्स बोलते थे वहाँ पे कि हमारे तो किस पैर में किस एंकल में स्प्रेन हुआ था, अब हमें याद नहीं है, अब आप देख लो। ये तो इम्पॉसिबल। नहीं दिस हैपेंस बिकॉज वो भूल जाते कि किस में हुआ था। मुझे 3 महीने का गैप हो गया, याद ही नहीं है। रिपोर्ट देख के फिर यू मस्ट हैव रिपोर्ट भी देखिए, स्प्रेन की तो कोई रिपोर्ट होती नहीं है, वो आपको पेशेंट ही बताएगा कि किस पैर में सूजा था, किस पैर में दर्द हुआ था। बट या वो रहता है, वो गैप है, हर जगह पे है। तो हम उस गैप को पूरा करते हैं, हम इसको ज्यादा अफोर्डेबल बनाते हैं। अब जैसे कुछ इंडियन पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वो सिटीजन्स नहीं होते, वो ग्रीन कार्ड लेकर के हर आदमी ग्रीन कार्ड उसके पास नहीं होता है, वो सिटीजन्स नहीं होते वहाँ, टूरिस्ट टूरिस्ट वीजा लेकर के जाते हैं 6 मंथ्स के लिए। यस, सो जब वो ऐसे जाते हैं तो उनको वहां पर भी ट्रीटमेंट की तो जरूरत होती है, क्योंकि वो बूढ़े हो रहे हैं, उनके जॉइंट्स में इश्यूज हैं, उनके बैक में इश्यूज हैं। सो उसको केटर करने के लिए डेफिनेटली वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। And also we are available in 11 Indian languages, so there is no language barrier as well. Yeah, so if you say all the South Indian languages like Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, then Marathi, then Gujarati. So you have doctors from all over India. Yes, it's great. So I think COVID played a significant role in this journey, so I want to hear about that. Definitely COVID has played a very like crucial role, I would say. क्योंकि जब COVID आया सब लोग डर गए थे, मैं भी डर गई थी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। You started in 2019, तो I think 1 साल के अंदर। हाँ, नहीं, हमने एक्चुअली 2019 में हमने टेक बनाना शुरू किया था, लोग ऑनबोर्ड करने शुरू किए थे, ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, बट हमारा प्लेटफॉर्म लाइव हुआ था जनवरी 2020 को, 3 months बिफोर। सो कई बार लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि शायद हम लोग कोविड की वजह से हमने ऑनलाइन शुरू किया। नहीं, हमने हमेशा से ऑनलाइन का ही विजन था, ऑनलाइन ही शुरू किया था। आज भी बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि पेशेंट्स के अंदर वो स्टक होके रह जाता है कि ऑफलाइन होती है फिजियोथेरेपी, राइट। ये एक बहुत ये एक मिथ है कि फिजियोथेरेपी तो फिजिकली होती है, ऑनलाइन कैसे हो सकती है, राइट। तो वो जो मिथ है वो हमने ब्रेक किया है, बहुत सारे लोगों के लिए किया और बहुत सारे मास्टर्स के लिए करना बाकी है। सो हम उसी की जर्नी पे निकले हुए। तो या तो ये बैरियर जो है कि फिजियोथेरेपी तो फिजिकल होती है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। जो हो रही है वो गलत हो रही है और उसको हम सही करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। And you will see the things. So yeah, so you are asking about the COVID. So when COVID came, so we were very much like surprise के भी क्या करना है, क्योंकि वो नई डिसऑर्डर थी, पता नहीं था क्या करना है। तो फिजियोथेरेपी का एक फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द फील्ड। सो आई ऑफ कोर्स मैंने वो पढ़ाई करी है उसमें भी। तो जब वो पढ़ाई करते हैं तो बताते हैं कि लंग के फंक्शन को कैसे बेटर कर सकते हैं। सो हमने कोविड में लंग के फंक्शन को बेटर करने की कोशिश की, ठीक है। तो जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, स्टेरॉइड ले रहे हो, वो तो सब जाकर के वायरस को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वायरस एक ऐसी जगह जाके बैठ रहा था जो सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही थी। वो क्यों हो रही थी? उसकी वजह ये थी कि वायरस बहुत चालाक है, वो जाके लंग के सबसे नीचे वाले लोब में जाकर के अपने आप को सेटल कर लेता था। जब वो वहां पहुंच जाता था उसके बाद उसको निकालना मुश्किल हो जाता था और उसके बाद सारे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे थे। एंड देन वी वर नॉट एबल टू हैंडल पेशेंट्स, और मे बी लाइक हम उन्हें बचा नहीं पा रहे थे। तो मैंने ये गैप देखा और मैंने समझा कि ठीक है, हम लोग ट्राई करके देखते हैं। वी स्टार्टेड विद लाइक
ऑटो ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स जो थे उनको बहुत हो रहा था कोविड, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन तो भी चल रहा था, उनको कोविड हो रहा था। तो वो लोग बेचारे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो कहीं से जाकर के कुछ ट्रीटमेंट ले पाए। तो हमने फिर मासेस के लिए खोल दिया कि आप आके फ्री ट्रीटमेंट ले लीजिए हमारे साथ में। हम बहुत नई कंपनी थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने बोला कि नहीं आप लोग करें ये काम। तो उन्होंने जब वो हमारे साथ में जब ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, तो वहां हम लोग समझते गए कि कैसे ये लंग फंक्शन को हम बेटर करके इनके कोविड को हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर पा रहे हैं। फिर हम लोगों ने धीमे धीमे करके आईसीयूज में पेशेंट ट्रीट किए हैं। जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल से भेज दिया गया कि अब इस पेशेंट का कुछ नहीं हो पाएगा, उन पेशेंट्स को ट्रीट किया और उनको रिवाइव किया। आज भी वो जिंदा है और हमें बहुत सारा थैंक्स बोलते हैं। That's great. हम जब अभी बात कर रहे थे तो आपने एक चीज बोली कि इनकरेक्ट है, मतलब जो फिजिकल हमारा परसेप्शन बना हुआ है कि फिजियोथेरेपी फिजिकल सेटअप में ही होती है, वो क्यों है? और थोड़ा सा मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है, आई विल नॉट ट्राई टू इंसल्ट एनीबॉडी हियर, आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी, बट मैंने जो देखा थोड़ा सा आउटडेटेड भी है जो मुझे लगता है कई जगह पे। क्योंकि जब ग्रुप में जाते हैं फिजियोथेरेपी के, जब फिजिकल सेटअप में मैं अपनी ग्रैंड मदर को लेके जाता था, सो दैट वाज वेरी रिपीटेटिव। सबको एक ही तरीके से डील करते थे, एक पर्सनलाइजेशन बिल्कुल नहीं था। और वो कुछ मशीन लगी हुई थी, सबको उन्हीं मशीन पे काम करना है। अगर किसी के हाथ में दिक्कत है तो आप ये वाली मशीन चला लो, वो वही सेट प्रीफिक्स्ड पैटर्न था। और ये आपने भी मुझे कहीं ना कहीं इसमें हमारी जो इससे पहले बात हो रही थी बताया कि वो पेन उससे वापस आ जाता था। और मैंने अपने पर्सनल फैमिली उसमें भी एक्सपीरियंस किया कि थोड़े दिनों में ठीक होता था और वो पेन वापस आ जाता था। तो वो क्यों है, ये गैप क्यों है, ये क्यों है हो रहा है ऐसा? तो मैं आपको बताऊंगी वहां से जहां से मैंने पढ़ाई शुरू करी थी। तो मैंने 4.5 years जब मैंने पूरा बैचलर्स का जो कोर्स किया है फिजियोथेरेपी का चेन्नई से, तो उसमें ना हमें पूरे 3 साल तक बहुत कुछ पढ़ाया गया। हमें मसल्स बताई गई, हमें एनाटॉमी पूरी तरीके से पढ़ाई गई, हमें डायसेक्शन करके दिखाया गया कि कौन सी मसल कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लिगामेंट कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ बताया गया। हम सर्जरीज में जाके सर्जन्स के साथ में खड़े होते थे, देखते थे कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वो सब कुछ कराया गया। और उसके बाद जब हम, और 4th year में आई थिंक एक सेमेस्टर में एक छोटी सी बुक होती है इलेक्ट्रोथेरेपी की बुक, ठीक है, उसमें कुछ ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, वो उसके बारे में वो वहां पे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उसमें पढ़ाई जाती हैं वो छोटी सी बुक में। तो जब इंटर्नशिप शुरू हुई तो आई वॉज वेरी मच, बिकॉज आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, प्लस मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मैंने खुद से चूज किया था ये फील्ड घर वालों से लड़ करके। सो आई वॉज लाइक कि ये हम लोग केवल ये यूज क्यों कर रहे हैं, बाकी सब जो पढ़ा था वो क्यों नहीं यूज कर रहे। तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी था कि ये क्यों हो रहा है। बट मुझे डे 1 से पता था कि मुझे यूके जाकर के ही अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है। तो मैंने वेट किया, मैंने कहा लेट मी सी कि क्या हो रहा है, फिगर इट आउट। हाँ, लेट्स फिगर इट आउट। तो उस टाइम पे तो मैं बहुत परेशान होती थी कि यार ये क्या, एक ही मशीन लगाए पड़े हैं, सबको बस पूछते थे अच्छा आपको नी में दर्द है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये लो स्टार्ट। तो मैंने कहा ये तो टेक्नीशियन भी कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या बड़ी कलाबाजी है। आपने पूछा दर्द कहाँ हो रहा है और आपने वो लगा दी मशीन, तो ये क्या गड़बड़ हो रही है। सो देन आफ्टर दैट आई गॉट टू नो कि मतलब जब बाहर गई तो मुझे पता चला कि पिछले 30 साल से वो सारी मशीन्स या तो बैंड हैं और या तो नॉट इन यूज हैं सारे डेवलप्ड कंट्रीज में। अच्छा, मतलब अलाउड ही नहीं है वो यूज? हाँ, वो यूज नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास में एक पेशेंट आया जो कि 70 साल का है और उसको 30 साल पहले एल्बो में पेन आया था, ठीक है, किसी कंडीशन, एक कंडीशन होती है टेनिस एल्बो, कि वो पेन के साथ में आए, तो हमें सिखाया जाता है, हमारे जब हम यूके गए तो हमें वहां सिखाया गया कि अगर आपको पेशेंट आके बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो 30 साल पहले भी मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था टेनिस एल्बो का, तो मैंने वो मशीन लिया था, आप वो लगा दो मुझे और कुछ नहीं करना। तो हमें ये बोलना होता था कि सर आपके पास केवल 40 मिनट है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, ठीक है, और वो जो मशीन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो एविडेंसेस के थ्रू प्रूव हो चुका है कि वो कोई काम नहीं करती है। तो मुझे आप प्लीज मेरा काम करने दीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीजें करिए, क्योंकि वो अपडेटेड है और वही आपको मदद करने वाली है। नहीं तो अगर आपको वो ब्लिंकिंग लाइट्स अगर अच्छी लग रही है, वो देखने का मन है, तो मैं लगा दूंगी, लेकिन हमारा जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा, ये सेशन एंड हो जाएगा। So then the patient used to understand कि अच्छा ठीक है, there is some advancement in the technology or this particular field, and then he used to say okay fine, we'll go with what you are saying. So this was told to us. So and there are several machines which are actually banned, like SWD. There is a machine which is profusely used in India, but actually banned in US and everywhere because it can cause internal burns to your tissues. Okay, not only that, आपको मतलब काफी गंभीर रोग जैसे कैंसर भी इंड्यूस कर सकती है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसके रेडिएशंस होते हैं उसकी वजह से। Why is it so? Why we are still using those banned machines? मतलब क्या किसकी कमी होगी इसमें?
I think पूरे सेटअप की या डेफिनेटली बिकॉज इट इज इजी ना। आप मेरे पास आओ, मैं आपका रूट कॉज एनालिसिस करूं, फिर आपको समझूं कि कौन कौन सी मसल्स में प्रॉब्लम है, फिर आपको एक रिजीम बना करके अपने सामने परफॉर्म कराऊं। इसमें मेहनत लगती है, नॉलेज भी लगता है। लेकिन अगर आप बात करें कि सिर्फ मशीन ही लगानी है, तो आपने अगर 12वीं भी पास करी होगी, मैं कह रही हूँ 10वीं भी पास करी होगी, तो भी आप मशीन तो ऑन कर ही लोगे। आजकल तो बच्चे क्या क्या सेल फोन पे खेल रहे हैं, राइट? एकदम बेसिक सी चीज है, या डेफिनेटली वो कोई भी कर सकता है। सो आई थिंक इजी हो रहा है, वो लोग मनी बना पा रहे हैं, उससे सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, तो पेशेंट को लगता है कि हाँ ठीक ही है। आप समझ रहे हो? क्योंकि पेशेंट अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसको प्रॉब्लम क्या हुई है, कंडीशन क्या हुई है, और किस ट्रीटमेंट अप्रोच से वो ठीक होगा एक्चुअल में। वो वाली बात भी शायद हम लोग करेंगे आगे कि पेशेंट का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। दैट क्वेश्चन आपने वो अपने मतलब ब्रीफ में पूरा आपने लिखा है वेबसाइट पे। डेफिनेटली, तो वो वाली बात है। तो जैसे कि हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो आपका सेटअप होता है, तो वो इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करते थे। तो जब मैं वहां गई तो मुझे पता चला, तो आपने पूछा ना कि SWD आज भी यहाँ पे यूज क्यों हो रही है, तो आई थिंक द रीजन इज लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर श्योर, and it is convenient because the patients are not aware. That's very very important. अभी मैंने कुछ समय पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि there were some 120 drugs which were actually banned by government, you know, last year, okay, in 2023. बट आज भी वो मैं देख रही हूँ वो मेडिकल स्टोर पे तो मिल रही है। करेक्ट, राइट, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी वेरी बिग कंट्री, बहुत इलेबोरेटेड है, बहुत बड़ी कंट्री है। हर जगह पे क्या हो रहा है उसको उसको जाकर के उसको ठीक करना इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट। बनने में टाइम लगता है, फिर इम्प्लीमेंट होने में डेफिनेटली वो चीज है। तो यहाँ पे पता है आपको कैसे फिक्स कर सकते हैं, अगर हमारा पेशेंट जागरूक होगा। पेशेंट को अगर पता है कि ये पर्टिकुलर दवा बैंड है, राइट, तो वो खुद ही नहीं खरीदेगा। वो कहेगा अरे तुम ये क्यों दे रहे हो, मुझे ये वाली नहीं चाहिए, ये तो मैंने पढ़ा है बैंड है। तो इसमें कहाँ पे क्या काम किया, पेशेंट का एजुकेशन काम किया। वैसे ही अगर कोई एक गलत ट्रीटमेंट दे रहा है, अगर मान लीजिए कोई SWD मशीन लगा रहा है आपको और आपको पता है कि ये तो गलत है, इससे तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, सब जगह बैंड ये क्यों दे रहे हो, तो वो पेशेंट का एक वहां पे परसेप्शन और वहां पे उसका ब्रेन काम करना चाहिए कि क्या करना है। बिकॉज हम लोग सबको जाके मना नहीं कर सकते, बट हाँ हमने मशाल उठाई हुई है इस पर्टिकुलर जो भी चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी चल रही है, बहुत पुराने जमाने की फिजियोथेरेपी चल रही है, उसको रेवोल्यूशनाइज करने का, तो डेफिनेटली हम वो करेंगे। और दैट इज व्हाई Resolve 360 स्टैंड्स फॉर। I personally wish you best of luck that you become the champion of spreading this awareness on behalf of entire Sangam Docs family. We wish that you succeed in this on a very large scale. So we have already talked about sedentary lifestyle. I had that question, but you have also mentioned कि active physiotherapy के through you can tackle that, and how is it that, please? Yeah, so active physiotherapy is all about therapeutic exercises. What is active physiotherapy, वो भी थोड़ा सा प्लीज। हाँ जी, वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक्टिव फिजियोथेरेपी के अंदर आती है थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज आती हैं। अच्छा, ठीक है, आप कैसे सो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कुक कर रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, ये सब कुछ आता है। ओके, सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपकी मसल्स जो कि निष्क्रिय हो गई हैं इतने समय से, वीक हो गई हैं, बिकॉज उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, आपने एक ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाई, आपने एक रॉन्ग पोस्चर में सारे दिन काम किया, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई, सालों साल से जो प्रॉब्लम आ गई, उसको ठीक करना। कैसे ठीक करना है एक्टिव फिजियोथेरेपी में? आपकी मसल्स को रिवाइव करके, क्योंकि आपको पता है मसल एक ऐसा ऑर्गन है, मसल एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कभी भी स्ट्रेंथन हो सकता है। आप अगर 80 साल के होंगे और अगर आप अपनी मसल को ट्रेन करना चाहेंगे ना, वो ट्रेन हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी। Okay, if we rework on it, it will start working properly. Muscle is a currency given by God to you, not only in the terms of musculoskeletal, मतलब कि स्ट्रेंथनिंग के लिए नहीं, दूसरी भी चीज है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करती है। आप जब आपका एक एक मसल का एक यूनिट होता है, जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। आपका सार्कोमियर जब काम करता है तो आपके बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को बेटर करता है। जो लोग डायबिटीज में है, डायबिटीज टाइप 2 से जो कि आप झेल रहे हैं हमारे इंडियंस, तो जो डायबिटीज टाइप 2 से हैं
उनके रिवर्स करने के लिए हमें उस मसल को एक्टिवेट करना होता है. You have mentioned, I read that somewhere as well. Active physiotherapy से diabetes, type 2 diabetes भी reverse कर सकते हैं यस डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है. आपकी कार्डियक कंडीशंस जो होती है वो रिवर्स हो सकती है. आपका थायराइड का प्रॉब्लम रिवर्स हो सकता है. आपका फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है. तो ये सारी की सारी इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिजीजेस. Okay. ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है. तो जो भी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से जो डिजीजेस हमें हो रही हैं. अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्यों गड़बड़ हो रहा है? अगेन सेडेंटरी लाइफस्टाइल. करेक्ट. राइट. हम अगर बैठे रहेंगे तो हमारी बॉडी तो काम करने के लिए बनी है. Lack of activity. Lack of activity. Yes, human body is made for work. Human body is made to perform function. If we are making it dysfunctional, then definitely all the organs are going to retaliate or react over that. So what is passive physiotherapy? You have mentioned that as well. And how is it harmful? Passive physiotherapy is the physiotherapy which you have seen when you went to with your The grandmom. physical, Yes. हाँ जी. तो जब आप गए थे तो आपने जो देखा था वो इलेक्ट्रोथेरेपी की डिवाइसेस, वो पैसिव फिजियोथेरेपी होती They है. are not focused on the problem. That's how is it? Yeah, that is one thing. I will tell you one more thing. There is something called brain muscle coordination. Right. That is very very We important. hear a lot about it in cricket. एग्जैक्टली. यस डेफिनेटली. सो अभी क्या होता है कि जब आप पैसिव फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर मान लीजिए एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो सर्जरी करा करके फिर हमारे साथ में रिहैबिलिटेशन, क्योंकि देखिए सर्जन का काम है सर्जरी कर देना. Correct. एक सक्सेसफुल सर्जरी को सक्सेसफुल रहने देने के लिए उसका पूरा फंक्शन वापस आना चाहिए. तो जो फंक्शन वापस आने वाला काम होता है वो हमारा काम होता है. Hmm. ठीक है. अब वो दो तरीके से हो सकता है. फिजियोथेरेपी के दो टाइप्स आपको पता चल गए, एक्टिव और पैसिव. अगर पैसिव करेंगे तो क्या करेंगे, वो थेरेपिस्ट जाएगा 5 बार 10 बार पेशेंट का पैर उठाएगा और नीचे लाएगा. पैर में लगी है तो पैर की. ठीक है. पैर करेगा, हाथ करेगा, जो भी है, शोल्डर करेगा, जो भी करेगा वो अपने हाथों से करेगा. उसे बोलते हैं पैसिव. अब क्या है, ना तो बंदे का जो पेशेंट है ना तो उसका ब्रेन इन्वॉल्व है, ना उसकी पूरी तरीके से मसल इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे पता है किसके बाइसेप्स बन रहे हैं? थेरेपिस्ट के. ठीक है. आपकी कोई मसल स्ट्रेंथ नहीं हो रही. ठीक है. तो ये पैसिव वे ऑफ डूइंग इट है. तो पैसिव इज रॉन्ग. इट इज नॉट रॉन्ग. आई वुड से इट इज आउटडेटेड. So we should understand what is the updated physiotherapy and we should work on that. तो the thing is कि जो पैसिव फिजियोथेरेपी उसमें मशीन्स यूज होंगी, या तो जो थेरेपिस्ट है वो अपने हाथों की सहायता से मदद करते हुए पेशेंट को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करा रहा होगा. लेकिन एक्टिव फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट को कमांड देते हैं ताकि उसका ब्रेन इन्वॉल्व हो, ताकि उसकी नर्व्स, आपका ब्रेन आपकी नर्व्स को बोले कि वो जाके सिग्नल दो मसल को कि वहां पे एक्टिवेट होना है, फिर वो मसल एक्टिवेट होगी. एंड दिस इज कॉल्ड अ ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन. ओके. सो व्हेन दिस इज मेड, जो न्यूरल पाथवेज है वो आपके जब बन जाएंगे तो जो स्ट्रेंथ आपकी बनेगी आपकी बॉडी की वो जल्दी बन जाएगी, बेटर बनेगी और ज्यादा तादाद में बनेगी. सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. उसकी वजह से आपके लीन मसल मास बढ़ता है, जो मसल फाइबर्स है वो बढ़ते हैं. तो ये सारी चीजें तब होंगी जब एक्टिव फिजियोथेरेपी के थ्रू की जाएगी. पैसिवली अगर आप करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. पैसिव विल गिव यू सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर सम टाइम एंड दैट symptom will again come back in some days. So entire body has to work in conundrum to Yes, recover definitely. that single body part which Definitely, yes. So your brain plays a very important role in the recovery. वो उस तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है फिर. राइट. वो तो सब चीज तो शायद कंट्रोल ब्रेन ही करता होगा. डेफिनेटली ब्रेन से बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती है. So there is an issue with regards to unqualified practitioners that when we were talking before this recording that you told me, and this is an India specific phenomenon I heard. So how is it, and please tell us a little bit. Yeah, so basically what happens is कि in India because the physiotherapy has been made so easy practice ना, as you were talking कि ये तो बच्चा भी कर सकता है ना, वो केवल मशीन ही तो लगानी है, मशीन खरीद करके लानी है. नो ऑफेंस अगेन, Exactly. बट खुद नहीं बैठते हैं डॉक्टर्स. हाँ, तो कई बार तो बस थोड़ा सा देखते हैं. ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर्स खुद से नहीं मैल प्रैक्टिस कर रहे. मैं ये नहीं बोलूंगी. क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का मान लीजिए एक Tier 2 सिटी में आया, उसने देखा अरे भाई ये तो फिजियोथेरेपी का तो अच्छा चल रहा है, हो सकता है वो कंपाउंडर रहा हो सकता है वहां पे हेल्पर रहा हो, उसका वो देख लेता है कि क्या क्या चीजें करनी है. अब वो अपने छोटे से गाँव में जाकर के एक क्लिनिक खोल लेता है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम एनीवन. एक क्लिनिक खोल ली उसने और उसने वहां पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. तो लोगों को तो दर्द हो रहे हैं, वहां पर भी हो रहे हैं. ह्यूमन बॉडी तो हर जगह सेडेंटरी पे जा रही है ना. आज कहाँ हो रहे, गांव में भी वैसे ही बहुत सारा काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं. तो
उतना दूर दूर तक लोग नहीं जा रहे, वो सारे फंक्शंस नहीं हो रहे, तो वहां पर भी दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो जिसने खोल लिया टियर 3 सिटी में अपना एक सेंटर खोल लिया, उसने वो मशीन्स लगानी शुरू कर दी, और वहां पे कई बहुत सारी गड़बड़ भी हो जाती है। सो क्वैक्स आर नॉट गुड फॉर एनी फील्ड। इफ यू क्वैक्स मतलब जो नॉट क्वालिफाइड पीपल हैं, वो पर्टिकुलर एक चीज को प्रैक्टिस करने लगे। So yeah, quacks is a normal word, and those people are not qualified to give this particular treatment, but they are giving it, and people are also not knowing because उनको पता ही नहीं है किसको देना चाहिए। उन्हें लगेगा ना कि ये तो ये मशीन ही तो लगानी है, दूसरा बंदा भी लगा सकता है। They saw a gap और वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। या और प्लस अफोर्डेबिलिटी का भी, हाँ, फिर वो अपने शहर से बाहर जा नहीं सकते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास वही सेंटर दिख रहा है उनको। ट्रैवल डेली 10-20-30 किलोमीटर ट्रैवल करके नहीं जा करेगा, डेफिनेटली करेगा, फिर उतना एक्सपेंसिव चैलेंजेस होते हैं उसके। बिल्कुल बिल्कुल चैलेंजेस होते हैं, प्लस उतना एक्सपेंस लगता है। बहुत बड़ी बात है, इंडिया में अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर स्टिल। वी आर स्टिल इन इन अ डेवलपिंग स्टेज ऑफ कोर्स। सो देयर इज अ rate of physiotherapist that should be available as per the WHO. I think 1 for 10,000 patient, और इंडिया में उससे भी लोअर है। या सो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, सो फिजियोथेरेपी इज अ न्यू फील्ड, एंड द प्रॉब्लम इज कि अभी जो फिजियोथेरेपी के फील्ड की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि जो हमारे से, जैसे आप आज़ादी से पहले की बात करें, आज़ादी के बाद भी बात करें, इंडिया में डिजीजेज होती थी, जैसे कि मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, कॉलेरा हो गया। आपने सारे पेंडेमिक सुने होंगे ना, हम लोगों के पैदा होने से पहले ही हो चुके थे बहुत सारे। तो प्लेग हो गया, पोलियो हो गया। तो ये सारे डिजीजेस जो होते थे, ये किसी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद होते थे। ठीक है, तो ये वाले जो डिजीजेस हैं, आप देख रहे होंगे, ये तो सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, राइट। पोलियो मुक्त हो चुके हैं हम, राइट। ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हैं जो कि वैक्सीन की वजह से सब कुछ उनसे हम दूर हो चुके हैं। आप किस तरीके के डिजीजेस आ रहे हैं? अब डिजीजेस नहीं, अब डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, फिजिकल डिसबैलेंस, फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं। अब आ रहे हैं, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आ रहा है, आपके लिगामेंट टीयर्स आ रहे हैं, आपके स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। एक्सीडेंट से भी तो ये, आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट आफ्टर एक्सीडेंट्स भी तो बहुत पड़ती है। डेफिनेटली आफ्टर एक्सीडेंट्स भी हो रही है, लेकिन आप आश्चर्य की बात ये कि आजकल विदाउट एक्सीडेंट भी हो रही है। पहले एज रिलेटेड हुआ करता था, ऑस्टियोआर्थराइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपके एज रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ करती थी। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि घर में रहते हैं, एथलीट नहीं है, कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनके दोनों ACL टूट गए। ACL इज अ लिगामेंट इन द नी, सो उनके दोनों ACL टीयर हो गए, मतलब विदाउट एनीथिंग या ऑटोमेटिकली हो गए, मतलब ऑटोमेटिकली हो गए। यस, तो हमने उनसे पूछा भी कि आपका कभी कभी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा, कभी आपने कोई गेम खेला? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई इंजरी नहीं, बट लैक ऑफ स्टिमुलेशन टू द नी। यस, लैक ऑफ स्टिमुलेशन टू द नी, वीकनेस इन द क्वाड्रिसेप्स मसल्स, रॉन्ग गेट पैटर्न। हम कैसे चल रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम उसके बारे में ध्यान नहीं देते। बट हमारी चाल, जिस तरीके से हम अपने पैर रख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पैरों पे हमारी बॉडी का वजन ट्रांसलेट हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को। सो मे बी द वे शी वॉज वॉकिंग, द पेशेंट वॉज वॉकिंग वॉज रॉन्ग, वॉज नॉट करेक्ट, एंड इट वॉज पुटिंग द प्रेशर ऑन हर ACL ligament again and again, and finally it got so weak that it got torn apart, and finally she went for a surgery. For one knee she went for a surgery because it was a grade 2 tear. She went for a surgery. After that she joined us, and now she got detected with the another ACL tear in her another knee. So आप ये सोचो कि आजकल ये सारी प्रॉब्लम्स एज रिलेटेड नहीं रह गई हैं, आजकल डिमांड बढ़ गई है, और आने वाले 2-3 डेकेड्स डिसऑर्डर्स के होने वाले हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के, जो कि हमने अपनी बॉडी को डीएक्टिवेट करने की वजह से हमने जिन्हें आमंत्रण दिया, राइट। तो ये वो डिसऑर्डर होने वाले हैं। So you are already working on this. Yes. I got to know from our conversation, obviously. Yes. आप AI और augmented reality को लेके कुछ फिजियोथेरेपी के साथ काम कर रहे हैं। जी, मुझे पता है वो अभी पेटेंट प्रोसेस में है। जी। सो प्लीज टेल अस व्हाटएवर यू कैन, जो भी आपको ठीक लगे, प्लीज इन्फॉर्म आवर व्यूअर्स अबाउट
था? वेल सो क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया हमें केटर करना है एज अ सर्विस, और विद ऑप्टिमम क्लिनिकल एक्सीलेंस, विद द करेक्ट ट्रीटमेंट अप्रोच, विद द कस्टमाइज्ड अप्रोच, राइट। और आपने जैसे ये भी मेंशन किया कि इंडिया में फिजियोथेरेपिस्ट की तादाद कम है, राइट। तो अभी हमें कैसे करना पड़ेगा इसको, और क्योंकि प्रॉब्लम तो आ चुकी है, ऑलरेडी दस्तक दे चुकी है, और आगे आने वाले 2-3 डेकेड तक डिसऑर्डर्स ही रूल करने वाले हैं हेल्थ इंडस्ट्री पे। यस, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज आजकल के बच्चे भी आप देखिए ना, पूरे टाइम पे सेल फोन स्क्रीन टाइम ही चल रहा है उनका। सो ये केटर किया जा सकता है ओनली टेक्नोलॉजी के जरिए। तो जब आप जो आपने पहला भी मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि हाउ रिजॉल्व 360 हैज ग्रोन, सो वी हैव ग्रोन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू केटर आवर पॉपुलेशन, and understanding how can we scale it up. So then we actually patented a complete process with AI AR integration and the human integration both. So we have done that already. The patent is in process, but our complete AI is ready and we are into the testing stage right now. Okay, great. I wish you best for it. But one thing that I want to ask is, what are the ethical challenges that might come with the use of AI and augmented reality? Because this is a constant question which is always prompted up with AI. Wherever there is AI, लोग पूछते ही पूछते हैं ethical problems क्या होंगे इसके? Well, so हमारा AI केवल AI नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारे human intervention is हमें सबसे ज्यादा केयर हमारे पेशेंट्स की है, हमारे विजन की है, हमारे क्लिनिकल एक्सीलेंस की है। सो हमारा बिल्कुल बैक्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन है। सो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी एथिकल चैलेंजेस व्हिच वी विल बी एक्चुअली गेटिंग। ओके, दैट्स ग्रेट। बट हम इससे पहले थोड़ा बात कर रहे थे, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, कि पेशेंट एजुकेशन और पेशेंट राइट्स, दो चीज आपने बताई थी। सो व्हाट आर दीज एंड हाउ यू आर creating awareness, I would say, and how you are tackling this, that patient education is most important and how they should know about their own rights? Well, so patient education is a very very important right of a patient actually. Patient के कुछ rights होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। उनमें एक right है कि patient education का है, दूसरा right उनका है correct treatment उन्हें मिलना चाहिए, उनको फूल नहीं करना है। ये दोनों राइट्स हैं हमारे पेशेंट के। तो पहले मैं पेशेंट एजुकेशन के बारे में बात करती हूँ। तो हमारे पेशेंट को एजुकेट करने का मतलब होता है कि जब आप एक डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपको पूरी तरीके से पहले आपकी कंडीशन के बारे में बताएगा, फिर वो ये बताएगा कि ट्रीटमेंट होना कैसे है, ट्रीटमेंट हम क्या करने वाले, क्या अप्रोच यूज करने वाले, और वो आपको लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट करेगी। सो दिस इज कॉल्ड पेशेंट एजुकेशन। But this should be there in all other medical fields. I don't think it is. Yeah, definitely, because I can definitely blame on the load on the doctors, for sure, because I think जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी होते होंगे उनके पास में काफी ज्यादा लोड, जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं तो आप 150 लोगों की लाइन लगी हुई है, वो ओपीडी में 2 घंटे के अंदर उनको सब कुछ पूरा करना है। They don't have that time. They have that luxury, I would say. Yes, definitely. But we are trying to promise our patient about this, because जब disorder oriented हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहा है, लाइफस्टाइल इश्यूज को ट्रीट कर रहा है, तो हमें तो बहुत जरूरी है पेशेंट को सारी चीजें बताना। और डेफिनेटली हम उस लोड में नहीं है, हम उस लोड में नहीं रहना चाहते, और हम चाहते हैं कि पेशेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। आई थिंक ये एक्टिव फिजियोथेरेपी का ही पार्ट हो गया, एक डेफिनेटली ये एक्टिव फिजियोथेरेपी का पार्ट है, और ये पेशेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म होने का एक फायदा है हमारे पेशेंट्स के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा पेशेंट हमसे नहीं पूछता कि हम किस टाइम पे अवेलेबल है, हमारा पेशेंट बताता है कि वो किस टाइम पे अवेलेबल है। सो वी आर दैट मच पेशेंट सेंट्रिक। सो हमें तो पेशेंट को एवरीडे बेसिस पे उसकी रिकवरी जर्नी कहाँ तक पहुंची है, आगे हम क्या स्टेप्स लेने वाले हैं और उससे उसको क्या फायदा होगा, वहां तक जाते हैं। तो जो शुरुआत में जो पेशेंट एजुकेशन है वो तो बहुत इलेबोरेट होती है, और वो अभी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं। तो मैं तो बोलना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी तरीके का मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोलॉजिकल इशू है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या आप सर्जरी के बाद या सर्जरी के पहले वाले स्टेज पे हैं, जहां पर भी आप हैं, एक बार आके आप रूट कॉज एनालिसिस तो बिल्कुल करा सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे ऐप पे। 30 मिनट्स का एक 1-on-1 सेशन होता है हमारे स्पेशल एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ में, जो कि आपको आपकी रूट कॉज एनालिसिस पहले करते हैं
और फिर आपको पूरी पेशेंट एजुकेशन देते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग दिस ट्रेंड ऑफ पेशेंट आस्किंग द क्वेश्चंस टू द डॉक्टर, because this is the correct method. And I would say that doctors are humans, first thing, and doctors are service providers before God or anything. I know that they save lives and I really respect that particular thing, but blind trust और blind faith तो किसी पे नहीं होना चाहिए ना. Agreed. अगर भगवान भी कुछ गड़बड़ कर देते तो हम बोलते हैं भगवान आप बहुत बुरे हैं, आपने ऐसा क्यों किया मेरी लाइफ में, राइट? सो वी ब्लेम देम ऑल्सो. सो आई एम जस्ट सेइंग कि एटलीस्ट क्वेश्चन इट. why this is gonna, why I have to go for a surgery, how what kind of medication I am actually going for, मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसके लिए, आगे जाकर के मेरे ट्रीटमेंट में और क्या क्या करवाना पड़ेगा, ये सारी जानकारी लॉन्ग टर्म की आपको होनी चाहिए आपके इशू के बारे में. बिकॉज जैसा मैंने कहा कि अब ये 5 दिन की डिजीज नहीं रह गई है. Correct. ये एक इन्वेजन नहीं रह गया वायरस का और बैक्टीरिया का आपके बॉडी के अंदर, ये उससे ज्यादा है. आपने अपनी बॉडी के साथ में कुछ ऐसा किया, एक डिसफंक्शन क्रिएट किया जिसकी वजह से आपको एक डिसऑर्डर हो रहा है, और डिसऑर्डर लॉन्ग टर्म होता है. तो लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, तो लाइफस्टाइल में वो चेंज भी लॉन्ग टर्म ही होगा. बिल्कुल, लाइफस्टाइल में वो चेंज लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन वो पूरी बात डॉक्टर को बतानी पड़ेगी ना. मैंने कई बार देखा है कि मैं कभी कभार, हम लोग जब कोलैबोरेशंस करने के लिए शुरुआत में जाया करते थे डॉक्टर्स के पास, तो कभी कभार बाहर हम सुन रहे होते थे कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि जाइए आप व्यायाम करिए. अब व्यायाम क्या करना है वो नहीं पता पेशेंट को. पेशेंट सोचता है व्यायाम का मतलब है कि मैं वॉक कर लूंगा, पार्क के 4 चक्कर लगा लूंगा, मैं मेरे घर के सामने पार्क है, राइट? सो व्हेन वी आर लाइक कि क्या पार्क के 4 चक्कर लगाना है इस व्यायाम, बट लिगामेंट में प्रॉब्लम होगी तो वो तो फिर और प्रॉब्लम. एग्जैक्टली नहीं, वो फोकस्ड वर्कआउट होना चाहिए, क्लिनिकल अप्रोच होनी चाहिए. नॉर्मल व्यायाम, अगर आप एक क्लिनिकल कंडीशन में है, जैसे आपको आर्थराइटिस हो गया है, तो आपको नॉर्मल व्यायाम काम नहीं करेगा. और व्यायाम कैन मीन एनीथिंग अंडर द स्काई, मतलब तो बहुत सारी चीजें. आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल. इट इज जस्ट लाइक, आप, मैंने आपको बोल दिया आप जाकर के एक्सरसाइज कर लो आपकी सिचुएशन के लिए, आपको जो भी कंडीशन हुई है. अब आप सोचो कि मैंने आपको बोल दिया कोई भी मेडिसिन ले लो. करेक्ट. अगर आप मेडिकल स्टोर में जाके अपने पसंद की 4 मेडिसिन चूज करके और वो आप खा लेते हो, तो क्या आप सही हो जाओगे? नहीं, डेंजरस है. तो वैसे ही जो ये व्यायाम करने के लिए बोला अगर हमने पेशेंट को, पेशेंट क्या करने वाला है हमें कोई आइडिया नहीं है. वो कौन सी इक्विपमेंट में जाके कहाँ बैठेगा. आप ऐसे देखोगे कि यंग जनरेशन भी है, वो जिम जाना पसंद करते हैं, लेकिन कई सारे लोग डरते भी हैं क्योंकि जिम में जाकर के इंजरीज हो जाती है. सो इंजरीज क्यों हो रही है? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन से मसल ग्रुप को फोकस करना है और कौन से को नहीं करना है. सो यू नीड अ क्लिनिकल गाइडेंस फॉर द सेम. करेक्ट. सो नाउ पेशेंट राइट के बारे में हम बात कर रहे थे. सो पेशेंट एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पेशेंट एजुकेशन शुड बी द फर्स्ट थिंग और फर्स्ट service to be catered by a doctor to the patient. So we are starting that. We have already started that, and we are giving that free of cost right now because we want कि आप भले ट्रीटमेंट लो ना लो, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपकी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट सही है कि नहीं है. Correct. आपका रूट कॉज एनालिसिस सही है कि नहीं है. कहीं आप केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के पीछे अगर भागते रह गए तो पीछे से चीजें वर्सन होती चली जाएंगी. मैं उसके लिए आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे सबसे पहले मुझे जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, ओए नी अगर मान लीजिए मुझे हुआ, आर्थराइटिस इन द नी हुआ, तो क्या होगा, मुझे ग्रेड 1 से शुरू करूंगी ना. पहले मुझे ग्रेड 1 आर्थराइटिस होगा, लेकिन अगर मैंने दवाइयां पेन किलर खाती रह गई मैं, और मैं केवल उस अलार्म को स्नूज करती रह गई, तो क्या होगा, पीछे से मेरा जो ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ग्रेड 2 में बदल जाएगा ना. इंटेंस हो गया, हाँ, बढ़ गया वो प्रॉब्लम. फिर ग्रेड 3 में चला जाएगा. फिर ग्रेड 3 में जाने के बाद मैं बोलूंगी अब तो मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी. आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसको बढ़ाने का जिम्मा भी हम ही ले रहे हैं. पहले हमने इंट्रोड्यूस किया हमारी बॉडी में प्रॉब्लम, और अब उसको बढ़ा रहे हैं बैठकर. रॉन्ग मेडिकेशन, रॉन्ग इट्स नॉट रॉन्ग मेडिकेशन, इट इज रॉन्ग ट्रीटमेंट अप्रोच. पेन किलर इज नॉट अ सॉल्यूशन. व्हाट यू हैव टू डू इज, आई विल टेल यू, अगर आपका जॉइंट घिस गया है, उसका रीजन ये है कि उस पर बहुत लोड पड़ा है, कंप्रेशन की वजह से बहुत लोड पड़ा है. उसके 2 रीजन हो सकते हैं. एक, पहला रीजन हमारी बॉडी वेट हो सकती है, दूसरा रीजन हमारा गेट पैटर्न हो सकता है, और एक और रीजन हो सकता है तीसरा कि हमारी मसल्स एकदम वीक है, हमने कोई काम नहीं किया उस मसल से अच्छे से, कोई फोकस्ड वर्कआउट कभी नहीं किया. तो अब ये तीनों वजह की वजह से हमारे जो जॉइंट खराब हुए, जबकि वो काम पता है आपको मसल्स का था. नहीं तो भगवान हमें पूरा स्केलेटन बना के भेज देते ना. क्यों लगाई मसल्स? मसल्स काम करने के लिए लगाई, लोड लेने के लिए लगाई, ताकि जॉइंट्स खराब ना हो पाए. जॉइंट आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में तो खैर
कल्चर है ऋषि मुनियों का, बोला जाता है 2-2 साल तक जिंदा रहते थे, तो उनके जॉइंट्स कैसे चलते थे? वो लोग अपने मसल्स पे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे वो लोग वर्क किया करते थे उस टाइम पे, और एक्टिव भी रहते थे, जिंदा ही नहीं योगासन रहते थे, किया करते थे वो लोग, एक्टिव भी रहते थे। एक्टिव रहते थे, अच्छा खाते थे, कम खाते थे। गो टू महाभारत, भीष्म पितामह जिनका कहते हैं, आई थिंक ही वाज 140 और 145 व्हेन ही वाज फाइटिंग। दैट्स व्हाट। तो कैसे कैसे वॉर कैसे कर पा रहे थे? He was a combat उनकी तो developer. हड्डियां बिल्कुल खराब हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग मसल्स से काम करते थे। हड्डियों पे, हड्डियां आर फॉर स्ट्रक्चर एंड टेकिंग 40% लोड, 60% लोड शुड बी टेकन बाय द मसल्स, जो कि हम इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर हो जाता है। आप देखिए मसल मास हमारी बॉडी में बहुत कम होता है, फैट मास ज्यादा होता है, फैट परसेंटेज ज्यादा होगा, मसल परसेंटेज कम होगा। आप कभी भी जाके किसी भी क्लिनिक पे जाएंगे, वहां पे इसकी टेस्टिंग होती है, देयर इज अ मशीन विच विल टेस्ट। सो आपका मसल परसेंटेज कम होता है, फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, क्योंकि मसल्स हम बना ही नहीं रहे। इफ यू विल नॉट यूज इट, यू विल लूज इट। अगर आप मसल को यूज नहीं करेंगे, आप उसे लूज कर देंगे, फाइबर्स कम होते चले जाएंगे, उस बॉडी को लगेगा इसमें क्यों प्रोटीन दूं मैं, जरूरत ही नहीं है, ऐसे तो नीड ही नहीं है। हाँ इसको जरूरत ही नहीं है इसकी, इसे काम ही नहीं हो रहा, इसका काम नहीं होगा। आप देखते होंगे जैसे मान लीजिए रिक्शे वाले जो चलाते हैं भैया, है ना, जो कुछ रिक्शे जो पैरों से साइकिल वाले चलाए जाते हैं, उनमें देखिएगा उनके बड़े हाथों के एकदम मसल्स बने होते हैं, पैरों के मसल्स बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं काम उससे। कर रहे हैं। तो जब तक आप काम नहीं करोगे तो मसल्स नहीं बनेगी आपकी, और जब नहीं बनेगी तो जॉइंट्स खराब होते चले जाएंगे। सो ये ट्रीटमेंट अप्रोच कौन सी करेक्ट है, ये तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पेशेंट तो सिम्टम्स के पीछे भाग रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी हुई। आई विश ऐसा कुछ हो जिससे हम पूरे पेशेंट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सके इन यस डेफिनेटली हम लोग कर रहे हैं, और वी आर अ लाइव प्लेटफॉर्म। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू एनीबडी कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप with very easy step. There is a free consultation over there. Click on the free consultation and we are going to give you the free consultation for 30 minutes. Great. I'll recommend everyone who I know, and I'll recommend all of our viewers to do that please. So after this I want to come to कि ऑपरेशनल जो आपका पूरा फंक्शनैलिटी है ऐप की, उससे रिलेटेड एक दो तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक मैंने इसमें टर्म पढ़ा रिसर्च के, टेलीमेडिसिन। सो व्हाट इज टेलीमेडिसिन एंड what do you think it is going, what role do you think it is going to play in future in physiotherapy as well as in other alternate medical fields as well? And then I'll come to next question. Let's well, so again telemedicine is just about like being distant, remotely आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रीट कर रहे हैं। ये इसलिए अब से इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज लोगों को लोकेशन बैरियर तोड़ना पड़ेगा अगर उन्हें सबके पास करेक्टली पहुंचना है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप टीयर 1 में जाएंगे तो आपको सारी फैसिलिटीज मेडिकल की जो होंगी कितनी अच्छी मिलती हैं, राइट? सारे 5 स्टार हॉस्पिटल, सारे के सारे टॉप सर्जन्स आपको वहां मिलेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द प्लेसेस वेयर वी आर नॉट एबल टू रीच, ओवर देयर समबडी विल रीच। टॉप टू बॉटम सब फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन वहां तो बॉटम भी नहीं मिलती हमें। एग्जैक्टली वहां पे जो बिल्कुल रूडिमेंट्री जिसको कहना चाहिए, जो बुनियादी जो जरूरतें हैं वो भी शायद पूरी नहीं हो रही होती, सही तरीके से नहीं टैकल हो पाती। सो हमें मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जो कि अगेन हर एक सिटीजन का राइट है करेक्ट ट्रीटमेंट मिलना, क्वैक्स के साथ में फंसना नहीं। सो डेफिनेटली टेलीमेडिसिन इज समथिंग रिवॉल्यूशनरी एंड इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट मेनी पीपल। एंड डेफिनेटली जब हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो उसे टेली रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, okay, which itself is a term. So tele-rehabilitation is actually working and it has been proved in so many researches and meta-analysis that this is much more impactful than the passive way of doing it, because the patient is at their convenient time, at their convenient place. Okay, they don't have to travel every day. आप सोचो एक दर्द के साथ में कैसे रोज ट्रेवल करेगा, उसके लिए हाँ जी बहुत हैसल होता है। फिर अफोर्डेबिलिटी का भी इशू सॉल्व करता है, लोकेशन बैरियर को हटाता है। आप टॉप डॉक्टर्स के साथ में सेशन या आप टॉप डॉक्टर्स के साथ में कंसल्टेशन ले सकते हो। आजकल तो रिमोट सर्जरी हो रही है, इनफैक्ट आपको तो पता होगा, या देयर हैव बीन सर्जरीज व्हिच हैव बीन परफॉर्म्ड की जो डॉक्टर्स हैं वो यूएस में बैठे हैं और उन्होंने किसी और रिमोट जगह पे पूरी सर्जरी परफॉर्म कर पाई है। बट आई थिंक देयर इज अनदर सर्जन जो वहां पे वर्क कर रहे होंगे ना, कि नहीं?
हाँ, अनदर सर्जन, लेकिन देन आल्सो देयर इज अ They are monitoring it, फाइनल मॉनिटरिंग तो उनके थ्रू हो रही instructions दे है, रहे हैं एग्जैक्टली। proper, और देयर आर सम रोबोटिक सर्जरीज आल्सो, हाँ दैट आई हैव हर्ड। या बट वो मतलब जो मैंने सुना है वो तो यही था कि उनके प्रेजेंस में होता है, बट आई थिंक प्रेजेंस तो इसलिए होती है क्योंकि कुछ हो ना जाए, क्योंकि सर्जरी अभी इज it's a समथिंग वेरी nascent बिग stage, हाँ। बिग थिंग, या सो डेफिनेटली वो जब एकदम तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ब्लड लॉस का प्रॉब्लम है, इंसिजन कितना लगा कितना नहीं लगा, पेशेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है, एनेस्थीसिया पूरा गया है कि नहीं, पेशेंट पूरी तरीके से बेहोश हुआ भी है कि नहीं, तो वो सारी चीजें तो मॉनिटर करनी पड़ेंगी जो वहां पे होंगे स्टाफ डेफिनेटली। बट द मेन सर्जन, द हेड ऑफ द ब्रेन इफ यू से ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्जरी सेटिंग समवेयर एल्स। क्या पता टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कर जाए थोड़े दिन में रोबोट करने लगे तो डेफिनेटली होगी, वो भी चीजें हो गई होंगी। हाँ जी। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मतलब हम लोग DD1 देखा करते थे, तो जब न्यूज आ रहा होता था तो मुझे लगता था कि ये जो भी आंटी हैं वो वहां असलियत में बैठ के अभी अभी सुना रही हैं, मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्ड हो रहा है। और एक और चीज थी कि मुझे फिर कुछ लोग बाद में बोलते थे कि कुछ दिनों बाद ना ऐसा होगा कि आपके कोई रिलेटिव होंगे वो दूर ऐसे आपसे डायरेक्टली बात कर रहे होंगे, तो मुझे वो चीज बड़ी बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों अट्रैक्ट करती थी। So that is definitely technology is rising. I mean, आपका एक विजन है क्लिनिकली एक्सीलेंट भारत, जी उसको बताइए प्लीज, क्या है वो, कैसे है। उसके बाद एक क्वेश्चन और मेरा इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कि टेक्नोलॉजिकली चैलेंजेस क्या क्या आते हैं और आप किस तरीके से जो रूरल एरियाज को पेनिट्रेट कर रहे हैं वो कैसे, मतलब एक यूनिक चीज़ है। आपने एक मुझे स्टोरी बताई थी, आई वांट यू टू शेयर दैट स्टोरी विद आवर व्यूअर्स एज वेल, कि कैसे आपने एक वुमेन थी जो अहमदाबाद में जिनको आपने पूरा ट्रीट करा था एंड शी वाज रियली हैप्पी अबाउट इट, हर फैमिली वाज रियली हैप्पी अबाउट इट। सो फर्स्ट लेट्स कवर दैट, देन विल कम टू योर विजन ऑफ एक्सीलेंट भारत। या सो टेक्नोलॉजिकली जो चैलेंजेस आते हैं कि भाई इंटरनेट है कि नहीं है वहाँ पे, राइट, वो डिवाइस होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, वो सारे तो स्मार्टफोन्स तो आजकल हर जगह पहुंच गए हैं एंड आई थिंक इंटरनेट भी हर जगह पहुंच गया है। बट उसका जो एक चैलेंज आता था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी है, तो लाइव स्ट्रीमिंग जब होती है तो वो बहुत अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, बहुत अच्छा इंटरनेट बैंडविड्थ होना चाहिए, तभी हो पाती है। तो हमारा जो ऐप है उसके अंदर ही आपका पूरा सेशन होता है, आपको कहीं Gmeet, कोई Zoom, कोई तीसरा भी यूज नहीं करना पड़ता। तो जब आप वो यूज कर रहे होते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग में हमने उसमें चीजें मतलब इस तरीके से बैंडविड्थ 3-4 बैंडविड्थ डाली हुई है कि अगर लोवेस्ट तक भी पहुंच जाए तो भी वो पूरा सेशन एफिशिएंटली हो जाए। हाँ जी, तो वो हमने वहाँ पे उस बैरियर को हमने बेटर किया है, क्रॉस करने की कोशिश करी है। अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि कोई और बैरियर्स आते हैं टेक्नोलॉजिकली, बिकॉज इंडिया इज आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बेटर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल भारत वाली जो बात है, जो एक मोदी जी का जो पूरा डिजिटल भारत का एक सपना है, वो मुझे तो लगता है कि उन्होंने काफ़ी हद तक उसे स्प्रेड कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा कारगर है। तो अब आऊंगी मैं उस स्टोरी पे जो आप बता रहे थे। तो द थिंग इज कि देयर वाज मतलब एक पेशेंट थी हमारी, सो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, वो स्कूटी पे बैठ के अपनी बेटी के साथ में जा रही थी, वो स्कूल टीचर थी अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए। सो ऑन द वे शी देयर वाज सम स्पीड ब्रेकर और कोई गड्ढा रहा होगा, उसमें उनकी गाड़ी टक्कर खा के वो गिर गए। और मतलब हालांकि बहुत तेजी से नहीं गिरे थे, लेकिन वो जिस एंगल से गिरे थे उसमें उनका स्पाइनल कॉर्ड इंजर हो गया। तो डॉक्टर ने उनके स्पाइनल कॉर्ड की तुरंत सर्जरी तो कर दी, लेकिन अब उसके बाद वो एक क्वाड्रिप्लीजिक स्टेज में थे। क्वाड्रिप्लीजिया मतलब होता है कि आपके कोई भी लिम्स, आपका बॉडी का कोई भी मतलब धड़ से नीचे का हिस्सा, मतलब गले से नीचे का हिस्सा कुछ काम नहीं कर रहा। राइट, शी वॉज कंप्लीटली ऑन द बेड, शी वॉज नॉट एबल टू ब्लिंक हर आईज ऑल्सो, राइट। सो इन दैट कंडीशन शी वॉज नाउ। वो क्योंकि गांव में रह रहे थे तो उन्होंने जाकर के सर्जरी तो बाहर जाके करा ली, लेकिन पूरे टाइम पे बाहर नहीं रह सकते थे, उनको भी नहीं पता था कि कितने समय में वो ठीक होंगी। तो उनको एक न्यूरो रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट की जरूरत थी, ठीक है, राइट। तो वो तो गांव में कहाँ कैसे मिलेगा, करेक्ट। तो फिर हमने उनको हमारे टेली रिहैब जो हमारा प्लेटफॉर्म है रिजॉल्व 360 के थ्रू हमने उनको पूरा फिजियोथेरेपी दिया और उनको मतलब ऐसी स्टेज में आ गई थी कि वो हाथ पैर हिला पा रही थी अपने, है ना, अगर उनको खाना क्या खाना है उसके लिए हाँ या ना बोलने के लिए ब्लिंक कर पा रही थी, पॉइंट करके बता पा रही थी ये मेरी बेटी है, स्माइल कर पा रही थी। सो हम लोगों ने वो सारे चेंजेस उनके अंदर देखे थे। तो वो सारी चीजें, वो सारा कुछ हम तभी कर पाए क्योंकि अगर हम वहां पे
किसी को भेज नहीं सकते थे, हमें तो पता भी नहीं चलता कि भारत के किस कोने में क्या हो रहा है। Correct. लेकिन बिकॉज हमने वो लोकेशन का बैरियर तोड़ा है थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, देन ओनली वी वर एबल टू केटर दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट टू हर। एंड उनकी बेटी भी बहुत खुश थी कि मेरी, मतलब शी ऑलवेज थॉट कि मेरी वजह से उनको एक्सीडेंट उनका हुआ, क्योंकि शी वाज ड्राइविंग द स्कूटी। Okay. सो शी वाज वेरी प्रोएक्टिव, शी वाज कंप्लीटली कि उनको डाइट क्या जाना है, तो वहाँ पे ये होलिस्टिक अप्रोच की बारी आती है कि डाइट क्या जाना है। वहाँ पे अलग से स्पीच थेरेपी के सेशंस हो रहे हैं उनके साथ में कि वो थोड़े बहुत वर्ड्स बोल पाएं, और उसके साथ में न्यूरो फिजियोथेरेपी हो रही है। सो डेफिनेटली इतने हैसल्स नहीं आते। इंडिया हैज़ कॉन्कर्ड दैट ऑलरेडी, आई गेस, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल भारत। तो इंटरनेट का उतना इशू नहीं, बट हमने अपने ऐप में उतने चेंजेस कर रखे कि जहाँ पे शायद जूम कॉल ना चलता हो, वहाँ पे हमारा ऐप का कॉल ज़रूर चलता है। सो दिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके साथ अफोर्डेबिलिटी में कितना इम्पैक्ट आता है? मतलब लाइक हम रूरल एरियाज में जैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं आप जी, तो उसके लिए उनके लिए ये ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है या डेफिनेटली। फिर कैसे? देखिए, एक्सप्लेन। द थिंग इज कि अगर मान लीजिए वो सोचे कि मुझे एक न्यूरो फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, तो या तो वो टीयर 1 टीयर 2 सिटी में जाके रहेंगे और वहां पे एक सेंटर पे या किसी डॉक्टर को वहां बुलाएंगे, राइट। तो वो उनका कॉस्ट होगा, वहां पे रहने का कॉस्ट अलग से लगेगा, वहां पे खाने पीने का, वो अकेले तो रहेंगे नहीं, उनके साथ में अपना एक फैमिली मेंबर रहेगा, शायद वो काम भी कर रहा हो, उसको अपना काम छोड़ के आना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे सेक्रीफाइसेस और सारे फाइनेंशियल हर्डल्स उनको फेस करने पड़ेंगे। वहीं अगर वो हमारे साथ में ले रहे हैं तो वो अपने घर पे रह सकते हैं, उनका फैमिली मेंबर अपना काम कर सकता है, उनको जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस अपना एक रेंट करके रहने का, उस जगह पे रेंट करके रहने की जो जरूरत थी वो नहीं लगती, खाना पीना आप अपने घर पे खा रहे हैं, सारी चीजें आपके घर पे हो रही हैं। मूवमेंट एलिमेंट हो गया डेफिनेटली, हाँ। और उसके साथ में हमारा जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो भी उतना ज्यादा नहीं होता। और अगर कुछ लोग जो थोड़े लोअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, लो प्रिविलेज में होते हैं, हम लोग उनको मदद भी करते हैं इस केस में। या सो वी हैव इवन वर्क विद many ऑफ द सोशल कॉजेस टिल नाउ। सो द टिकट साइज आई वांट टू अंडरस्टैंड, जो एक फिजिकल फिजियोथेरेपी कराने कोई जा रहा है और जैसे कोई ऐप पे है, तो इज इट कंपेरेबल या उससे कुछ डिस्काउंटेड रहता है? बहुत कम है, कम रहता बहुत कम है। ठीक है। तो अगर जैसे आप जो है, अगर आप एक टीयर 1 सिटी में जाकर के एक फिजियोथेरेपी कराते हैं किसी क्लिनिक में जाके, तो आपके 1000 रुपए से लेकर के 1500 रुपए के बीच में एक सेशन होता है, ठीक है, राइट, इतना होता है। हमारे ऐप पर जबकि हम क्लिनिकल एक्सीलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक जो वो लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे ऐप पे वो आपको 500 से 600 रुपीज में मिलता है। ओके, दैट्स गुड टू हियर। Yeah. So let's come to your और vision. कंप्लीट अटेंशन भी। क्लिनिक पे जब आप जाते हैं तो एक थेरेपिस्ट 5 पेशेंट्स को उसी टाइम पे मशीन लगा करके सबको एक साथ देख रहा होता है। यहाँ पे आपके पास में 45 मिनट्स का 1-on-1 सेशन होता है, जहाँ पे थेरेपिस्ट केवल आपके साथ में जुड़ा हुआ है और आपको ही ट्रीट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। सो कंप्लीट अटेंशन, ग्रेट क्लिनिकल एक्सेलेंस एंड एक्सेसिबिलिटी, योर टाइम फ्रेम, नॉट आवर्स। Correct. So let's come to your vision now. I want to understand your vision, and with that we'll end this amazing session. I want to understand what is your clinically excellent Bharat. What is that vision that you want to achieve for India, for Bharat? I want to see a day where none of the patient is getting a wrong treatment. None of the patient is actually dying because of the medical negligence, right? None of the patients should suffer with pain because of not knowing what is the root cause of his pain. So I want to achieve that. मुझे वो अचीव करना है। वो एक ऐसा सुनहरा समय होगा जबकि हर एक पेशेंट को अपने कंडीशन के बारे में पूरी नॉलेज होगी, वो अपने राइट को अच्छे से यूज कर रहा होगा, वो करेक्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उसको पता रहेगा कि मुझे कहाँ पे जाना है और यहाँ पे मुझे करेक्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। मेरा वो विजन है। और ये मैं केवल एक पर्टिकुलर समूह के लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मासेस, टू रीच इन डेप्थ ऑफ इंडिया, टू रीच टू द कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया। And we indeed need that. That's indeed a very bold vision. अगर हम ये अचीव कर पाए तो आई थिंक भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा दिन होगा। फॉर श्योर हम अचीव करेंगे, क्योंकि देखिए बात ये होती है कि जब मैंने ये चीज़ शुरू करी थी तो मेरे दिमाग में मैं बचपन से एक्चुअली ये सोचती हूँ कि अभी जो मैं जिंदा हूँ और मैं जो काम कर रही हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे मरने के बाद
there should be something which I should give to this society or my people and go. And I think this will be, ये जो सोच है, ये जो vision है, I think this is a table turner. This is going to disrupt this entire traditional treatment which is going on, and I'm just waiting for that. And it's a very dharmic vision. I don't mean dharma as in which is confused as religion. I mean the righteousness which Yes. it Definitely, which definitely. And It is the real meaning of dharma, and Yeah. it's a vision which aligns with that. So I really wish that this should succeed. definitely. So thank you so much. Thank you Apurva ji. so much for giving me a privilege to come on your platform, which is so much associated to India. And I said कि मेरी तो blood vessels यहाँ पे ही हैं. So We can see definitely, yeah. So definitely, thank you so much for giving me this chance to come here and It has been a pleasure. Please. डेफिनेटली. और मैं आपके सारे व्यूअर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है ये उनकी वजह से और आप लोग भी उनकी वजह से हैं. सो डेफिनेटली दे आर ऑसम एंड दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एंड दे शुड कीप देमसेल्फ हेल्दी. Thank you, Apurva ji. It has been a pleasure hosting you today. Thank you. And I have learned a lot, and I hope and I know that our viewers have learned a lot as well. Thank you. Thank you so much.